नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया डेली की खास पेशकश यानी चैटर विद चक्रवर्ती एक और नए कमाल के एपिसोड में। और मैं आपका होस्ट और दोस्त भास्कर चक्रवर्ती। और आज हमारे शो पे एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिनके वीडियोस आप देख के हंस हंस के लोटपोट हो जाते हो। एक ऐसे यूट्यूब रिव्यूअर जिनकी मुश्किल ही कोई ऐसी वीडियो होगी जो आपको पसंद ना आती हो। एक ऐसे रोस्टर जिनकी वीडियोस आप देखते बोलते हो कि ये बंदा पक्का क्रिमिनल है, क्रिमिनल और जिन पे रोस्ट हुआ हो वो देख के बोलते होंगे व्हाई यू डिड दैट। जी हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। एक ऐसे कमाल के मूवी रिव्यूअर और रोस्टर जिनकी वीडियोस आप बेहद पसंद करते हो। हमारे कमेंट्स भर गए थे, इनको बुलाओ। और आज हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा मिस्टर शान पराशर। Thank you, bhai. Thank you, Bhaskar, for considering me to come on your show. I feel elated, and thank you, bhai. Thank you that you have me here. शान भाई, कुछ भी कहने या बोलने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। बहुत समय से YouTube में फॉलो करता हूँ, और इस चीज में मतलब जिस तरीके से आप रोस्ट करते हैं, जिस तरीके से आप रिव्यू करते हैं या एक एक पॉइंट आर्टिकुलेट करते हैं, बड़ा मजा आता है देखने में। एंड आई थिंक ऑडियंस का ढेर सारा प्यार वो आपके तरफ है, और आई थिंक और मिलता रहेगा जिस तरीके का कंटेंट आप बनाते हैं शान भाई। पर पहला सवाल ये है कि ये जर्नी जो है, ये कमाल की जर्नी जिसपे आज आप मतलब राइडिंग हाई कह सकते हैं, ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? यार, I used to work with a company back in India called Men's XP. तो वहां पे मेरे एक साथी थे, मेरे कलीग थे। तो ही वाज लाइक कि एक कुछ शो शुरू करते हैं, छोटा मोटा सा, देखते हैं रिव्यूज करके बैठ के। एंड ऐसे हमारा शुरू हुआ था 2018 में। मैं मेंस एक्सपी में हेल्थ और बॉडी बिल्डिंग को एडिट करता था। तो मैं कोई वीडियोस वगैरह करने के लिए लिखना नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक एक्सीडेंटल यूट्यूबर हूँ, जस्ट लाइक मेनी यूट्यूबर्स। कोई निकलता नहीं है घर से यूट्यूब करने के लिए। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अननेसेसरी जॉब्स इन द वर्ल्ड, आई वुड आल्सो से दैट। बट तो हाँ, ऐसे शुरुआत हुई। उसके बाद हमने 1 साल वहां पे काम किया, एंड देन मेरी रेजिडेंसी आ गई कनाडा की। एंड देयर वाज अ बैक एंड फोर्थ विद द मैनेजमेंट अबाउट द मनी दैट आई वाज गेटिंग पेड टू डू द शो। तो फिर मेरे को लगा कि यार ठीक है, इफ द मनी इज नॉट इनफ, तो आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में देखा जाएगा। और उस टाइम तक इतना सीरियसली नहीं लेते थे यार। 8-10 महीने में हमने काफी सर निकाल लिया था वहां पे। लोगों को जोड़ी पसंद थी एंड स्टफ लाइक दैट। एंड फिर वहां से मैं मूव ऑन करके कनाडा आ गया। 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया। मैं 2019 अप्रैल में लैंड किया था कनाडा, और 2020 जनवरी में मैंने चैनल बनाया था शायद। और तब ऐसे था कि भाई मेरी यहाँ पे नौकरी थी, तो मैं कभी कभार डाल लेता था, 1-2 वीडियो डाल दी। वो भी मेरी वाइफ ने मेरे को बोला, जब तुम करके देखो अकेले। अब भाई हम मेंस एक्सपी से जब आए थे, तो वहां पे पूरा सेटअप था। वहां हीरो बन के जाते थे भाई सेट के ऊपर। जैसे तुम्हारा पूरा ग्रीन रूम है, हर चीज है, शूटिंग एरिया है पूरा पूरा। कपड़े आ रहे हैं, मेकअप दादा है, साउंड दादा है, हर कोई। तो यहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, और मैं नया नया इमिग्रेंट था, लिमिटेड फंड्स थे मेरे पास। तो मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकता था किसी स्टूडियो में या कहीं पे भी। हमारी रेंटेड अकोमोडेशन थी, तो वहीं पे एक रूम था। तो मेरी वाइफ ने बोला शुरू करो। तो मैंने कहा मेरे को ना कैमरा चलाना आता है, ना मुझे साउंड आती, कुछ नहीं आता था मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने एक नया फोन लिया था यहाँ पे आके। वो फोन से हमने 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक हमने वो फोन से शूट किया। और वो फोन पे ना आज भी जाके पहले ईयर की वीडियो देखोगे तो येलो कलर की फुटेज आती थी। माइक बहुत पुराना सा था। दबंग वाला का आपने शायद रिव्यू किया था, ट्रेलर या किसी का। हाँ, दैट वाज द फर्स्ट वन। इट वाज टेरिबल। फर्स्ट वाला बहुत खराब था। मतलब मैं अकेला था। पहले एक डुओ हुआ करता था, मैं अकेला था। इट वाज हार्ड फॉर मी टू बाउंस ऑफ द जोक्स, मतलब कैसे करनी है चीजें, आई हैड नो क्लू। तो धीरे धीरे करके हम वहां से इम्प्रूव होते गए। और पहली 3 या 4 वीडियोस डालने के बाद मेरे पिताजी शांत हो गए। उनका इंतकाल हो गया, तो मेरे को ओवरनाइट इंडिया जाना पड़ा। इनफैक्ट जिस दिन उनका इंतकाल हुआ और मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी टीम एक वीडियो एडिट कर रही थी। मैं शूट कर रहा था जब मेरे को आया था फोन इंडिया से। तो हम वहां चले गए 1 महीने के लिए, फिर से ब्लैंक आउट हो गया चैनल। पहले 15-20 दिन में एक वीडियो जा रही थी। लेकिन ये था कि जब मैं 1 साल के बाद भी आया, तो लोग मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ। तो पहले दिन में ही 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे। पहले 10-12 घंटे में ही वो हो गया, मोनेटाइज हो गया हमारा चैनल।
तो मुझे लगा कि ठीक है, पोटेंशियल है, कर सकते हैं यार। फिर भी मैं 10-12 दिन 15 दिन में ही वीडियो डाल रहा था, मैं रेगुलराइज कुछ नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मेरी यहाँ पे जॉब थी, ना ही मैंने कभी सोचा था कि किसी दिन फुल टाइम यूट्यूब भी करना पड़ेगा। इट वॉज ओनली आफ्टर 1 ईयर, और हमारे एडसेंस में 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठा हो गया था। तो मुझे लगा कि भाई पैसा भी कमा सकते हैं, यहाँ से हो रहा है, ठीक है, लोग देख भी रहे थे। So at even 10, 20, 25, 30,000 subscribers, we were still doing 100K, 80K, 90K, like more than twice the number of subscribers हमेशा से हमने किए। तो और फिर कोविड हो गया, so COVID helped in 2020। 2020 में हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मुझे ऑफिस जाना नहीं पड़ता था यहाँ पे, तो मैं काम खत्म करने के बाद शूट वूट कर लेता था। तो वहां पे हमने अपनी मेजोरिटी ग्रोथ देखी, 8 महीने में हमने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। और उसके बाद हियर वी आर। मैं बस सीखता गया जैसे जैसे हम और रेगुलराइज करते गए। नाउ इट हैज कम टू अ पॉइंट वेयर इट्स अ फुल टाइम गिग फॉर मी। अब मैं यही करता हूँ फुल टाइम, एंड धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करी हमने हर चीज में, एंड नाउ हर चीज रेगुलराइज हो चुकी है कि कौन से डे पे रिलीजेस हैं, क्या है, ब्रांड्स के साथ काम है, एवरीथिंग ऐसे ही भाई, ऐसे ही रही भाई सारी जर्नी। नहीं, काफी कमाल की जर्नी रही है और काफी इंस्पायरिंग भी जर्नी रही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शान भाई से कोई एक बड़ा टेक अवे अगर आपको लेना है तो वो आप इनकी मोटिवेशन देखिए, वो आप इनका डेडिकेशन देखिए, और ये दोनों चीजें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय जब एक डिफिकल्ट सिचुएशन से ये गुजर रहे थे, उस समय मतलब फैमिली का इशू, खुद की फैमिली हैंडल करना एंड एवरीथिंग, एंड उनको वापस जाना है जहां से वो आए हैं वापस। फिर उसके बाद उनका वीडियो जो है उसे भी बनाना है। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जगल किया। आई थिंक हैट्स ऑफ देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा शान भाई इस सारे सिचुएशन में। फैंस जो है ना, उनका सबसे एक कोर मेमोरी पॉइंट है मेंस एक्सपी का। अब ये तो पॉइंट है ही कि इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन रहेगा कि मेंस एक्सपी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक ऐसे पॉइंट पे जहां आप आते हैं, जैन भाई के साथ आते हैं, एंड एक कमाल का ये जोड़ी बन जाती है, तालमेल की एक ऐसा जर्नी शुरू होता है कि लोगों को बड़ा मजा आता है कि ये एक जोक क्रैक करेगा, वो एक जोक क्रैक करेगा, वो चीज में मजा आएगा। कभी कभी थिएटर्स की बात हो रही है, एक्टर्स की बात हो रही है, फिल्म में खराब बुरे उसकी बात हो रही है। आई थिंक वन ऑफ दोज इनिशियल पॉइंट्स ऑफ टाइम इन यूट्यूब रिव्यूइंग, जहां तक याद है कि उस समय रोस्टिंग को मिलाकर रिव्यूज बहुत कम लोग किया करते थे, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट एनफ कितना बन के आएगा। तो ये जो ऑनेस्टली ऑनेस्ट रिव्यूज का जो ये सेगमेंट था, इसकी शुरुआत कैसे हुई बेसिकली? क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे पहले आपने आर्टिकल्स वगैरह लिखे मेंस एक्सपी में, करीबन 1300 से ऊपर आपके आर्टिकल हैं अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस एंड एवरीथिंग। तो वो आर्टिकल से लेके यूट्यूब का वो कैसे रहा? यार भाई जैसे मैंने बताया था, वन डे जैन वॉक्ड अप टू मी एंड ही वाज लाइक कि यार कुछ करते हैं। तो हम कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे, हम अलग अलग सेक्शंस में थे, हम कोई ऐसे घनिष्ठ मित्र नहीं थे कभी भी, बट वी वर ऑल, जब भी हम बैठते थे साथ में, तो इट वाज ऑलवेज अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट वी शेयर्ड। हमेशा से हमारी केमिस्ट्री ऐसी थी कि भाई हम दोनों बैठे होंगे तो हम दोनों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं जोक मारूंगा तू हंसेगा। आई मीन बहुत म्यूचुअल था जो आप लोगों ने कैमरे पे भी देखा, बिकॉज हमने कभी भी स्क्रिप्ट नहीं किया। मैं आज जाके मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू करी है, जब when a time has come कि मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे अपने टाइम को एलोकेट करना है, तो टाइम लिमिटेड है और प्रोजेक्ट्स ज्यादा है, तो तब जाके मैंने लिखना शुरू किया। सो बैक देन ऐसे ही शुरू हुआ। he was hired as the video guy in the team मेंस एक्सपी, और मैं तो पहले से था ही मेंस एक्सपी में। तो उसने मेरे को आके ये बोला कि हाँ बैठ के शुरू करते हैं, और मैंने कहा करना क्या है। तो तब ना करण बिस्वा बहुत पॉपुलर थे, अगर तुम्हें याद होगा, राइट? तो करण बिस्वा मेरे ख्याल उस टाइम ना गए ही थे सीन से, वो वहां पे थे नहीं। सो देयर वाज अ वॉइड कि एक डुओ यहाँ पे बैठ के कुछ करेगा और वो होगा। तो हमने सबसे पहले शायद हम ना, एज फार एज आई रिमेम्बर यार 5 साल हो गए, एक फिल्म आई थी वीरे दी वेडिंग करके। तो वीरे दी वेडिंग को हम देख के आए, हमने मेकअप करा हुआ, दैट वाज सपोज्ड टू बी आवर फर्स्ट वीडियो। तो हमने मेकअप करा हुआ, इतने हमारे एडिटर का कॉल आता है, वो कहती है कि यू कैन नॉट रोस्ट दिस फिल्म बिकॉज इट वाज अ बैड फिल्म। हमने बताया कि हम रोस्ट करेंगे। हमने कहा कि इट्स अ टेरिबल फिल्म, और उन्होंने हमें बोला कि नहीं, हम इनके मीडिया पार्टनर थे, तो तुम इसको रोस्ट नहीं कर सकते। तो अब हमने स्टूडियो बुक करा लिया था, हमारे को मेकअप लगा हुआ था, वी वर रेडी टू गो। तो करें क्या? तो उस टाइम रेस 3 का ट्रेलर ड्रॉप हुआ। तो रेस 3 का जो आइकॉनिक रिव्यू बाद में आया, वो तो आया था, उससे पहले हमने ट्रेलर किया था, दैट आल्सो वी जस्ट सैट देयर एंड वी जस्ट स्टार्टेड रोलिंग। तो बैक एंड फोर्थ वहां से हुई।
कि कैसे करना है, ये करना है, वहां से धीरे धीरे सीखा हमने। फिर इट बिकेम इट जस्ट द केमिस्ट्री वाज सो गुड। वो कॉलेज टाइम में भी यही होता था, हम जब दोनों साथ बैठते थे तो 4 लोग इकट्ठे होकर हमारी बात सुनते थे, मजे आते थे उन्हें सुनने में। वही चीज हमने बस कैमरे पे कर दी एंड इट वाज सो ऑर्गेनिक दैट एवरीबॉडी लव्ड इट फ्रॉम द गेट गो। तो बेसिकली वो जो ऑनेस्ट रिव्यूज की जर्नी थी वो वहां से थी। इट स्टिल इज वेरी डियर टू मी समहाउ एंड इट फील्स बैड टू मी, लाइक अब उनकी जो हालत है वो मुझे देख के थोड़ा सा बुरा लगता है, बट बिकॉज where it started off from and where it has come to, despite of having all the resources that they have, it just feels bad because I was one of the founding fathers of the property. Absolutely, absolutely. Good old days, yeah. I really reminisce those days. I cherish those memories that I had with Zaid back in the day. नहीं, एब्सोल्युटली, मतलब ऐसा कमाल का सेगमेंट। एंड आई थिंक करंट डे में भी अगर सिनेरियो में कोई दो ऐसे रोस्टर्स हमें याद आते हैं, ऑफ कोर्स ओल्ड ऑनेस्ट रिव्यूज की अगर हम बात करें, वो एक सूरज कुमार हैं जो आजकल बड़े मजेदार रिव्यूज करते हैं, तो इस टाइप के रिव्यूज देखने में बड़ा मजा आता है। पर आप दोनों का क्या है कि ऐसा बैंटर था ना, एक टॉम एंड जेरी वाली फीलिंग थी कि इनको कुछ पसंद आया, उनको नहीं आया, फिर अचानक से एक एक्ट टाइप का आ जाएगा जिसमें जैन कुछ पल्लू वल्लू डाल लेंगे या आप कुछ बोल देंगे, तो वो स्किट टाइप में भी हो जाएगा। एंड आफ्टर ऑल दैट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप लीव करते हैं तो ऑफ कोर्स एक वॉइड बड़ी छूट जाती है। लोग ऑलमोस्ट कमेंट सेक्शन में स्पैम कर रहे थे बार बार यही चीज कि वी मिस हिम एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद किसी न किसी तक बैलेंस हुआ। तो खैर जो नए लोग हैं वो भी ठीक ठाक कर रहे हैं, मैं बुरा नहीं कहूंगा किसी के बारे में, पर जिस तरीके से एक बैंटर था वो लोगों को बेहद पसंद आया। एंड फिर वहां से एक लव हेट रिलेशनशिप का डेवलपमेंट हुआ जब उन्होंने वापस आपको एक तरीके से नाम लिया, रोस्ट किया एक तरीके से, फिर आपने भी एक कमबैक जो ये जो एक रैपिड ट्रांजिशन था एज अ पर्सन, एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ द सेगमेंट दैट दे आर होस्टिंग, अंदर से कैसा फीलिंग आया कि यू फेल्ट बेट्रेड या लाइक दैट? यार I did feel betrayed, to be very honest. It happened in 2020 है ना, हाँ 2020 में हुआ था शायद, right? So I did feel betrayed. As far as I remember, their growth was completely stalled at that time, and I was growing pretty fast. So I don't know. आज तक वो ये तथ्य देते हैं, as far as I know, कि वो एक जोक था and stuff like that. But वो जोक नहीं था. I know that, my team knows that, everybody who watched us knows that it was not a joke. It was a taunt for no reason at all. And I swear on God and I swear on my daughter कि मैंने आज तक भास्कर, ever since I've left till date, मेरी टीम ने अगर उनका कोई क्लिप देखा होगा तो देखा होगा, I haven't watched a single episode. तो let alone जो जोक वाली कंट्रोवर्सी हुई वो तो अलग ही बात थी, and लोगों ने बता ही दिया था यार उस वीडियो के बाद कि क्या था क्या नहीं था, right? I was using that joke, everything that I've created, in fact the skits that you used to see in honest reviews, जहाँ मैं चीकू बनता हूँ और वो कुछ और बनता था, that was all my idea. That was all, everything was thought out कि हाँ ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते. That's how it is. और उसी तरह से मैंने अपने शो में भी सोनू मोनू और सोनू जमींदार दो कैरेक्टर बनाए थे इनिशियली, अब मैं वो नहीं करता हूँ because of time constraints. तो it did feel bad because यार हमने स्टार्ट किया कुछ साथ, and now I'm on my own way, and you just cannot digest the fact that I'm on my own way and you come after me because you're not growing. So that was one thing that hurt me. And then it was यार एक की बात थी, ठीक है हो गया, ठीक है करो, and then we moved on. उसके बाद मेरी जैन से एक दो बार बात हुई है, he has gotten in touch with me. हम इधर उधर कभी बात करते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, अभी नहीं हुई है रिसेंटली, बट उस दौरान हुई थी, पिछले साल भी हुई थी, when my daughter was born he congratulated me. So it felt bad. The camaraderie and the friendship has never been the same. But I wish him all the luck, man. जो हुआ वो हुआ. I wish him all the luck. For Shubham God, I don't share the same feelings, to be very honest. It was because of him that this happened. So yeah, that's one thing that is never going to be mended. I'm never going to be friends with him, to be very honest. But I think मेरे हिसाब से तो यही मानना है कि जो होता है एक तरीके से अच्छे के लिए होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। शुरुआत में शायद लगे कि यार ये क्या हो रहा है ऐसी सिचुएशन, बट आई थिंक लाइफ एक
ऐसे पॉइंट पे आके इंसान को रोक देती है जब सिचुएशंस अपने आप बेहतर हो जाती हैं। एंड आई थिंक सेपरेट जाके ऑनेस्टली सेइंग स्टार्ट करके एंड एवरीथिंग पॉडकास्ट शुरू करके कमाल की जर्नी रही है। खैर ऑनेस्टली सेइंग एंड इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, बट एक पिक्चर है, मैं जब आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, देख रहा था ऑनलाइन, तो मुझे ये पिक्चर मिली और मैं हेवीली इंप्रेस था। ये ऑडियंस को मैं दिखाऊंगा, ये इमेज है जैन की, जैन कह रहा हूँ सॉरी, ये इमेज है आपकी। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आजकल के टाइम पे मतलब एक हाइप पकड़ चुका है, बट आप बहुत टाइम से परस्यू करते आए हैं। आपने हेल्थ के ऊपर बहुत लिखा है, आपने बॉडी बिल्डिंग पर लिखा है। ये जो जर्नी है इनटू फिटनेस, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या आज भी आप उतने कंसिस्टेंट हैं जैसे ये इमेज बताती है वैसा? हाँ यार, हाँ मैं हमेशा से यार फिटनेस हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं पूरा अपने स्कूल टाइम, इनफैक्ट इनिशियल इयर्स ऑफ माय कॉलेज, पहले साल भी काफी एथलेटिक्स में रहा हूँ। I've played basketball, swimming, बैडमिंटन प्रोफेशनली भी खेला है मैंने। तो मैं हमेशा से रहा ही हूँ फिटनेस में, हमेशा से था। एंड देन अबाउट दिस टाइम 2017-18 में सीरियसली मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गया, जब जैसे मैंने लिखना भी शुरू किया उसके साथ। दिस वाज माय फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम ट्वाइस द साइज नाउ ऑलमोस्ट। एंड कंडीशनिंग थोड़ी ऑफ हो गई मेरी, अभी इतनी कंडीशनिंग नहीं है क्योंकि ये फोटोशूट की कंडीशन थी। बट या प्रीटी हैप्पी टू वेयर आई एम। At 34 I'm able to maintain, I'm able to do anything that I want with my body. I'm virtually injury free. और अब मेरा फिटनेस इसलिए कि मैं अपनी बेटी के साथ जितना ज्यादा टाइम हो सके हेल्दीली बिता सकूं। So that's how I train now. It's not to impress anybody. It should never be to impress anybody. अगर आप भी कभी करें फिटनेस में तो do it for yourself, do it for your family. मुझे बस अच्छा लगता है यार कि फिटनेस, जितना मैं फिट रहता हूँ उतना मैं ज्यादा अपने काम पे फोकस कर पाता हूँ। एंड जो डेडिकेशन मेरी जिम में होती है वो डेडिकेशन स्पिल ओवर करके मेरे काम में भी आ जाती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रिलीजियसली इनटू फिटनेस, उनका भी यही कहना होगा कि अब यू हिट अ लेवल जहां पे तुम फंक्शन नहीं कर पाते 3-4 दिन अगर तुम्हारे को एक्सरसाइज करने को ना मिले, किसी भी एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। दैट हैपेंस विद मी टू। मेरा आज भी दिन शुरू होता है 10 किलोमीटर का वॉक होता है रोज सुबह मेरा 6:30-7 बजे। 12 किलो मैं बांध के चलता हूँ अपने, और उसी दौरान मेरी इंडिया टीम से मेरी सारी बात वगैरह होती है, वहां मेरी मीटिंग्स हो जाती है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय डे। इन द इवनिंग्स आई हिट द जिम, बीच में सारे शूट वगैरह होते हैं, एंड आई मैनेज माय स्लीप। आई ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम विद माय डॉटर प्लेइंग एज पॉसिबल। तो वो सब कुछ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं बहुत फिट हूँ, बहुत एक्टिव हूँ। अगर मैं मोटा होता, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती, अगर मेरे से अपना वेट कंट्रोल नहीं होता या मैं स्ट्रांग नहीं होता, तो मैं नहीं कर पाता आधी से ज्यादा चीजें। सो अब मैं 12 घंटे का डिफरेंस है आपके और मेरे टाइम जोन के बीच में। तो वो 12 घंटे का, कई बार मुझे ओवरनाइट शूट करने पड़ते हैं, कई बार मुझे 10-10 घंटे लगातार शूट करने पड़ता है अगर बड़ी रोस्ट वीडियोस जा रही है। मैं 1-2 बड़े ओटीटीज के साथ अपने नए प्रोजेक्ट शुरू करे, उस पे टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, लिखाई के लिए, स्क्रीन टेस्ट के लिए। तो हर चीज के लिए जो एनर्जी चाहिए आपको वो तभी आएगी जब आपकी बॉडी आपका साथ देगी। तो मेरा सिंपल से यही लॉजिक है। आई डोंट डू इट फॉर वैनिटी एनीमोर, आई जस्ट डू इट फॉर फंक्शनैलिटी। दैट्स वेरी गुड स्टेटमेंट बाय द वे, एंड मोस्ट डेफिनेटली आज के यूथ को आप इंस्पायर तो करते ही हैं अपनी फिटनेस से। और जिस तरीके से आपने बताया, देखिए इन सारे कामों के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, और एक और मोटिवेशन चाहिए, सुबह उठ के जाना, फर्स्ट डे शो देखना और जल्द से जल्द रिव्यू करना प्रॉक्सिमिटी के साथ, क्योंकि मालूम है कि ऑडियंस बोलेगी, कमेंट्स आने वाले हैं, डीएम्स आने वाले हैं, भाई इसका रिव्यू कहाँ है, वो इसका रिव्यू कहाँ है। तो बाहर आप रहते हैं, वहां पे ये चीजें कैसे बैलेंस आउट होती हैं लाइफ में? यार यहाँ पे ना कुछ फिल्में कुछ घंटे पहले रिलीज हो जाती हैं, कुछ फिल्में कुछ घंटे बाद रिलीज होती हैं। सो ये चीज हमारे लिए हमेशा से चैलेंजिंग रही थी, बट सूनर और लेटर अब क्या हो गया, एवर सिंस 2020, 4 साल में अब ऑलमोस्ट हर फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है, एंड इट रिलीजेस ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। अगर 10 फिल्में एक महीने में आ रही है तो 10 में से 6 से 7 तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हो ही जाएंगी। अब वो टाइम इंडिया के हिसाब से है या फिर इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से, ये अलग अलग फिल्मों पे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सालार थी, कल्कि थी, सूर्यवंशी थी, ये फिल्में एक दिन तो नहीं 6-8 घंटे पहले रिलीज हो जाती है। तो कुछ चीजों में आप लोग मेरा रिव्यू पहले देख लोगे इंडियन रिव्यूअर्स से, और कुछ चीजों में मेरा रिव्यू अगले दिन आ रहा है। कुछ फिल्में इतनी ज्यादा खराब होती हैं, इतनी ज्यादा छोटी होती हैं कि रिलीज ही नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को वेट करना पड़ता है कि एक दिन के बाद फिल्म लगेगी, घर से थोड़ा दूर ड्राइव करके जाना पड़ेगा, तो एक दिन हमारा वहां पे लग जाता है। बट आई हैव नेवर बीन द वन टू फाइंड एक्सक्यूजेस कि लेट जा रहा है। आज तक हमारा एक चीज रही है, एवर सिंस वी हैव गॉटन सीरियस अबाउट रिलीजिंग एट द सेम डे, ऑन द सेम डे, हम
कुछ भी करके वी फिगर आउट कि कहाँ पे पिक्चर देखने जानी, कैसे करना है, एंड इट शुड बी ऑन द सेम डे. तो दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट, दैट कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देता हूँ. आई पर्सनली ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव. तो अब वी at this point we also beat a lot of reviewers in being the first one, despite being like 12 and a half hours behind you guys. तो फर्क होने के बावजूद भी फिगर आउट कर लो चीजें यार, हो जाती है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. बिल्कुल, और कमाल के रिव्यूज होते हैं उसमें. मोस्ट डेफिनेटली थॉट भी जाता ही है स्क्रिप्टिंग में, एवरीथिंग में प्रोसेस तो लगता ही है. बट रिव्यू मार्केट में एक चीज है जो आजकल थोड़ा बहुत लोग पॉइंट आउट करते हैं, कुछ रिव्यूअर्स हैं और एटलीस्ट मुझे लगता है कि कईयों को अप्रोच किया जाता है चीजों को लेके. एक समोसा क्रिटिक एक वर्ड है जो बहुत इम्पैक्ट करता है लोगों को कि यार आजकल क्या है कि इंटरनेट पे कोई भी फिल्म आती है, लोग सबसे पहले दौड़ते हैं कि उसका रिव्यू देख लेते हैं, ऐसी है फिर डिसाइड कर लेंगे. और उसमें लोगों के ओपिनियंस को एक तरीके से चेंज किया जा रहा है इस तरीके से. तो आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी ने अप्रोच किया हो एंड एवरीथिंग, एंड मतलब आउटलैंडिश नंबर भी देने को तैयार हो, बट देन यू हैड योर एथिक्स अहेड ऑफ इट? आदि पुरुष की टीम ने मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से अप्रोच किया था. आदि पुरुष के था, उन्होंने सीधा मैसेज आया था, बैंक अकाउंट डिटेल्स भेज दो. एंड इनफैक्ट ये भी ऑफर हुआ था कि आप रिव्यू ही मत करिए, इज इट पॉसिबल फॉर यू नॉट टू, क्योंकि हमारी वीडियोस आदि पुरुष पे बहुत वायरल हुई थी फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश. मेरा एक पॉइंट है, देखिए यार, मैं यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन देने बैठा हूँ अपना. मेरे शो का नाम ऑनेस्टली सेइंग है, और मुझे जैसी फिल्म लगेगी ना मैं वैसा ही बोलूंगा. फ्रॉम द ट्रेलर टू द फिल्म, आप किसी भी देख लेना, अगर मैंने ट्रेलर रिव्यू करा है और फिल्म रिव्यू करा है तो उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं होगा कि 1 और 20 का डिफरेंस है. अगर डिफरेंस आया होगा तो 19-20 का डिफरेंस आया होगा, वो भी रेयरली है. आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि भाई ट्रेलर बहुत बुरा बोला था तो फिल्म में बहुत ही अच्छा बोल दिया, ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा. बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आप कल्कि में भी देख लेना. कल्कि में आई वाज प्रोबेबली द ओनली वन जिसकी फटी नहीं थी प्रभास के रैबिड फैन क्लब से. और आज तक मुझे डेथ थ्रेट आते हैं उनके फैन क्लब से. आज तक मुझे गालियां आती है डीएम में. मेरी वाइफ के इंस्टाग्राम को भी स्पैम किया था उन्होंने साला के रिव्यू पे. What I feel is what I am going to say. It is not going to change. चाहे ये बॉट फैन क्लब्स आ जाए, ये है वो है. और हर बात पे यार, टू आंसर योर क्वेश्चन, हर फिल्म के आसपास अगर फिल्म बहुत ही बुरी होगी ना, आप सबसे ज्यादा मीम मार्केटिंग देखोगे उसकी, और रिव्यूअर्स के पास फोन जाता ही जाता है. टॉप 5-6 रिव्यूअर्स के पास हमेशा फोन आता है कि ये कर लो वो कर लो, तो हमेशा आता है हमारे पास ये वाला फोन. मैं सूरज के साथ बैठा था, we discussed this. मैं जैमी के साथ पॉडकास्ट पे अपने बैठा हूँ. We have all discussed this, that how we have been approached, and it does यार, वो ना अंदर से नहीं आता कि ये झूठ बोल दो ये लेके. बहुत सारे हैं ऐसे रिव्यूअर्स. आदि पुरुष का एक बहुत बड़े रिव्यूअर ने पेड रिव्यू करके हटा दिया था यार. I cannot name him but I still know him. तो अच्छा बोल के हटा दिया गया भाई रिव्यू. It had gotten so bad. तो मतलब सोचो चेक कितना मोटा होगा कि ये हुआ, राइट. तो अब आरजे रौनक भाई साहब ने टिकटें बेची है भाई आदि पुरुष की अपनी कम्युनिटी पोस्ट में. इट इज वन फिल्म दैट प्रभास शुड से सॉरी एवरी डे टू भगवान राम फॉर. आई थिंक सो, एंड ओम रावत टू. तो ऐसा नहीं, ओम रावत ने तो हनुमान जी के लिए सीट छोड़ी थी कि ये फिल्म आप देखिए यार. ये वही मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था ना कि अगर तेरे को इतनी भक्ति थी भाई तो तू धन की फिल्म बना लेता यार. अगर तू इतनी भक्ति थी, अपनी भक्ति काम में नहीं दिखानी ना, मार्केटिंग में दिखानी. और मार्केटिंग किस चीज की कर रहे हो तुम? सब कुछ तो खराब है तुम्हारा. अगर तू अब एनिमल जैसी फिल्म है, अब चलो लोग उस पर डिवाइडेड हैं कि अच्छी है बुरी है, पर उसकी इतनी कोई खास मार्केटिंग नहीं हुई थी. नॉर्मल से प्रेस इवेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एंड द फिल्म टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड. आप और भी कोई अच्छी फिल्म ले लो जिसमें तथ्य है फिल्म में, और उनकी मार्केटिंग कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द ब्लू जाके नहीं हो रही है. बीएमसीएम की मार्केटिंग इन्होंने साल भर तक करी. कैसी फिल्म थी? मेरे को याद है मैंने बीएमसीएम का ट्रेलर रिव्यू किया था, उसको रोस्ट किया था मैंने, और मुझे पता था ये खराब होने वाली है, और मेरे अगेंस्ट वीडियोस बन गई भाई. मेरे अगेंस्ट ये कुछ यूट्यूबर्स का मैं आपको बताता हूँ काम ही ये होता है कि ये ना फैन क्लब्स ऑपरेट करते हैं मेरे हिसाब से. ठीक है, तो इनकी आप चैनल पे जाओगे ना, सारे थंबनेल्स में सेम ही एक्टर की पूजा हो रही होती है. तो कोई उनके अगेंस्ट बोल देता है तो वो हो जाता है. अक्षय कुमार के टाइम पे ये हुआ था, प्रभास के टाइम पे तो ऑफ कोर्स होता ही होता है. तो ये चीजें ना खराब है, ये चीज गलत है, भक्ति गलत है. आप भक्ति मत करो किसी भी एक्टर की. अगर वो गलत काम कर रहे हैं, गलत फिल्म है नहीं है, तो तुम्हें जैसी लगी तुम वही बोलोगे. इट्स एज सिंपल. मोस्ट डेफिनेटली. और
तो रही रिव्यूज की बात की किस तरीके से आजकल हो रहा है मार्केट में, बट डिस्कशन की बात आप कर रहे थे कि जिस तरीके से आप इन यूट्यूबर्स के साथ और कई एक्टर्स एंड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ आप बैठे हैं और उनसे बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश किया है ना। एक तरह से सबका आजकल मन लगा हुआ है पॉडकास्ट में कि हम अपना एक पॉडकास्ट बना देते हैं, हम ये कर देते हैं। नेटली आई थिंक सब लोग आजकल कर रहे हैं इंटरनेट पे ये चीज। आपका मोटिवेशन क्या था पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पीछे, जो ऑनेस्टली सेइंग का जो पॉडकास्ट है, कि क्या यार एक्सप्लोर करना चाहेंगे अपना? पॉडकास्ट यार मैं स्टार्ट करना चाहता था। मैंने पहले ये आइडिया मेंस एक्सपी को पिच किया था 2017 में कि पॉडकास्ट शुरू ओके। करते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट्स, इंटरनेशनल पॉडकास्ट्स, इंडियन पॉडकास्ट एक दो थे वो मैं सुनता था उस टाइम पर। और तब मैंने पिच किया था, तब इतना कोई कल्चर था नहीं 2017 में इसका, टू बी ऑनेस्ट। तो लेकिन हम इसी चक्कर में कि कल्चर नहीं है, मार्केट नहीं है, तो हमने तब नहीं किया था। But I always wanted to start a podcast because I love talking to people who can add something to my knowledge base, और I can learn something from them, या फिर conversation interesting हो सकती है। खाली learning का ही नहीं है। मैं आरुष भोला के साथ बैठा था, it was just a banter, कुछ भी चल रहा है, back and forth हो रहा है, it's just fun. I need to have fun, I need to learn something on that during that talk. So वो मेरा वो था, ऐसा नहीं था मेरा पॉडकास्ट कि मैंने पॉडकास्ट शुरू कर लिया क्योंकि सब कर रहे हैं। I from day one I've been completely against following the suit. जो भी चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसको फॉलो नहीं करता हूँ। आप रिव्यूज देखोगे, रिव्यूज का एंगल अलग होता है। मैं सारी फिल्में आज भी रिव्यू नहीं करता। अगर 10 रिलीज हैं एक महीने में तो मैं 5 ही करूंगा। मेरे रोस्ट अलग होते हैं, राइट? अ लॉट ऑफ रिव्यूअर्स वुड बी रिव्यूइंग एवरी फिल्म दैट रिलीजेस, बट आई वुड कैप आउट कि नहीं यार, मेरे को नहीं करनी है ये, हर चीज पे से नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है? तो एक्सक्लूसिविटी कैसे बनानी है? तो पॉडकास्ट की मोटिवेशन यही थी कि यार अब हमारा 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर हम पहुंच गए थे। तो उसके बाद मुझे लगा एक बेस है दैट वी कैन कैरी दिस। हम यहाँ से जिन लोगों को पसंद है सुनना और तथ्य की बात, वहां पे हम थोड़ा खुल के बात करेंगे, लंबी कॉन्वर्सेशन होंगी। तो वही हुआ, वहां से पॉडकास्ट शुरू हुआ। वो इनिशियली काफी अच्छा ब्लो हुआ, हमने 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। अच्छे हमारे गेस्ट थे शुरुआत में। मेरे साथ जो गेस्ट आए थे, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू लिसन टू दिस कि मैंने किसी को भी खुद अप्रोच नहीं किया था इनिशियल अपने रोस्टर में। जितने भी बड़े बड़े फेसेस आपने देखे हैं, इन लोगों ने मेरे को एक बार कभी ना कभी मेरी ऑनेस्टली सेइंग की वीडियो देख के डीएम किया था, प्रेज करते हुए कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा भाई में। तो आई वाज सो थैंकफुल टू देम कि यार मैं अब अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ भाई, हम आके आपके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं। एंड आई वाज सो लकी, सो ब्लेस्ड। रफ्तार भाई, इक्का भाई, द स्वीटेस्ट पीपल, लाइक द स्वीटेस्ट पीपल, आस्था गिल, ये सब इन लोगों को मैं थ्रू जानता था, डीएम्स के थ्रू, और उन्होंने हमेशा हाँ बोला। मतलब रफ्तार भाई, द चैनल वाज स्टिल एट 22-25 के, और उन्होंने मुझे एक ही बार में बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तू बता कब करना। So this is how I mean, you learn humility from these guys. So I was very lucky, and thank you to all the people who actually came onto my podcast initially. जहां से मुझे जंप मिला पॉडकास्ट को, नाम हुआ पॉडकास्ट का, वो यहीं से था। So this is what it is. The only thing that I still consider कि why my podcast connects with the people is because हम वही बात करते हैं जो लोग सुनना चाह रहे हैं, and we still put our opinion first. हम ट्रेंड के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं कि चल रहा है तो भैया पेल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं कर रहे हम। नहीं, परफेक्ट। और जिस तरीके से कन्वर्सेशंस रहती हैं देखने में डेफिनेटली यूजर्स को बहुत मजा आता है। जैसे हमारा इस शो का चलाने का मोटिव यही है कि जिस तरीके से जो यूट्यूबर्स हैं, जो फेस हैं, जो बॉलीवुड टैलेंट्स हैं, इन लोगों को देखते हैं पर्सनल लाइफ में थॉट कैसे देते हैं एक चीज बिहाइंड। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने मोहित से बात की थी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग उनका एनालॉजी, वो डॉक्टर है, एंड ऑफ कोर्स आपने भी उनके साथ एक एपिसोड किया था। तो वो क्लिनिक भी कर रहे हैं मैनेज, और उसके साथ अपना यूट्यूब भी मैनेज कर रहे हैं। तो एक्चुअली लोगों का ये बड़ा सवाल था कि शायद कमाल की वीडियोस बना रहे हैं, पर इसके अलावा आप बाहर रहते हैं, वहां क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब? मैंने अपनी जॉब छोड़ी है अबाउट 8-9 months ago, जब से मैं फुल टाइम हुआ यूट्यूब पर। उससे पहले आई वाज डूइंग अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने अपनी यहाँ पे जो फील्ड चूज करी थी, मैंने छोटी मोटी मैगजीन्स के लिए लिखा है यहाँ पे आके, बट एज एन इमिग्रेंट दे वुड एक्चुअली प्रेफर अ पर्सन हु इज ग्रोन अप इन कनाडा, अगर लिखाई की बात करी जाए तो वहां पे कुछ ज्यादा खास पैसा नहीं था। बट डिजिटल मार्केटिंग फिर मैंने पढ़ाई करी 1-1.5 साल लगा के, एंड देन आई गॉट इनटू अ वेरी डिसेंटली वेल पेइंग जॉब जो थी।
फिर धीरे धीरे करके मुझे लगने लगा कि यार ऐसा नहीं था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही करनी थी, बट आई वाज आल्सो नॉट अनहैप्पी, आई वाज मेकिंग गुड मनी। तो मैं वो कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम था मेरा एवर सिंस कोविड, तो ऑफिस भी नहीं जाना पड़ता था। बट देन धीरे धीरे करके जब चैनल पे सीरियसनेस बढ़ने लगी, जब ये होने लगा कि भैया अब रोस्ट को लिखना पड़ेगा, राइटिंग चल रही है, पॉडकास्ट भी शुरू हो गया है, अलग ओटीटीज के साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, उन चीजों को कैसे सिरे लगाना है। और फिर 9 to 5 करने के बाद देन मेरी बेटी है, राइट, एक घर है, और मुझे अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता, वो इतना ज्यादा हो जाता कि फिर मेरी हेल्थ पे बात आ जाती और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो मुझे लगा कि यार नौकरी तो कर लेंगे, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फुल टाइम यूट्यूब। और ये भी था सबसे बड़ी चीज, मैं बाकी एस्पायरिंग यूट्यूबर्स को भी यही बोलूंगा, अपनी नौकरी तभी छोड़ना जब तुम्हारा एड रेवेन्यू कंसिस्टेंटली क्रैक हो रहा हो, जितना तुम पैसा कमा रहे हो या तो उतना, या तो उससे ज्यादा। अगर उससे कम है तो मत करना। इट्स अ वेरी 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 रिस्की फील्ड टू बी। एब्सोल्युटली रिस्की तो है, और मोस्ट डेफिनेटली एक बैकअप भी रहना ही चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग काफी अच्छी फील्ड है, एंड उसके बावजूद जिस तरीके यूज आजकल लोग भी करते हैं, उनसे एक चीज सिमिलर, एक चीज फेमिलियर है। वो चीज ये है कि बॉलीवुड जो है वो किसी गलत पटरी पे उतर गया है, और उन लोगों को खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो बॉलीवुड के साथ क्या स्ट्रिंग्स, और ये चीज सिर्फ बॉलीवुड के साथ नहीं, रिसेंटली हॉलीवुड में भी ऐसी हुई थी जब टॉप गन मैवरिक आई, उसने एक तरीके से हॉलीवुड का भी कमबैक किया था। उन्होंने भी लगातार फ्लॉप्स दी ही हैं, बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर शान पराशर, बॉलीवुड क्या गलत कर रहा है? यार बॉलीवुड ना एक दो चीजें नहीं, काफी सारी चीजें हैं जहां पे बॉलीवुड ना चेंज नहीं करना चाह रहा है अपने आप को। बॉलीवुड करता है चेंज। आई थिंक बॉलीवुड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव फिल्म इंडस्ट्रीज इन इंडिया आउट ऑफ एवरीवन। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पिछड़ी हुई है, बाकी भी बहुत अच्छी है, बट बॉलीवुड हमेशा से एक्सपेरिमेंटेशन और प्रोग्रेस करने के फोर फ्रंट पे रहा था, अप अंटिल लेट्स से 70s और 80s, राइट। उसके बाद से ना कुछ टेम्पलेट सेट हो गए, ठीक है। जैसे आपका एंग्री यंग मैन का एक टेम्पलेट सेट हो गया, एक हीरो को कैसा लगना चाहिए वो टेम्पलेट सेट हो गया। अब उन्हीं टेम्पलेट्स पे सारे सुपरस्टार बने, जैसे शाहरुख का देखोगे आप, एक लवर बॉय टेम्पलेट सेट हो गया। नाउ ही हैज कम इन पठान एंड जवान एज एन एक्शन हीरो दो, बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो वो एक सॉफ्ट लवर बॉय है, चॉकलेट बॉय है। सलमान भाई ने अपने आप को एक एक्शन स्टार की तरह एस्टैब्लिश किया, और वो हर फिल्म में वही करते आ रहे हैं, वही करते आ रहे हैं, वही करते आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन हैज कंप्लीटली कम टू अ स्टॉप इन बॉलीवुड, बट 2020 के बाद से अब हो रहा है ऐसा कि एक्सपेरिमेंटेशन भी करी जा रही है, रिस्क लिए जा रहे हैं, किल जैसी फिल्में आ रही हैं, ठीक है, लापता लेडीज जैसी फिल्में आ रही हैं, आपकी क्रू जैसी फिल्में आ रही हैं, फीमेल लेड कास्ट पे पैसा लगाया जा रहा है, विच इज ब्रिलियंट। आई थिंक फीमेल लेड कास्ट इतनी अंडररेटेड रही है बॉलीवुड में फॉर सो लॉन्ग दैट इट एक्चुअली पेन्स टू सी। और जब क्रू जैसी फिल्म आती है और वो 100 करोड़ 150 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमा जाती है, इट इज एन एग्जाम्पल कि आपको हीरोइनों को, फीमेल एक्ट्रेसेस को कितना सीरियसली लेने की जरूरत है बॉलीवुड में। वो सिर्फ एक आई कैंडी नहीं है। इन्वेस्ट मोर मनी इनटू देम एंड यू विल सी ग्रेट रिटर्न्स। तो एक्सपेरिमेंटेशन जो रुक गई थी पिछले 15-20 साल से जो हमने देखी है, वही मसाला फिल्में बन रही हैं। इनफैक्ट अभी भी मसाला फिल्में हिट हो रही हैं, बट अभी उन मसाला फिल्मों के हिट होने की वजह से जो पैसा प्रोडक्शन हाउसेस कमा रहे हैं ना, ये पैसा छोटी मोटी अच्छी एक्सपेरिमेंटेशन फिल्म्स में लग रहा है, एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट्स में ये पैसा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये चीज मुझे बताई थी दिवाकर बैनर्जी ने। दिवाकर दा ने जब वो पॉडकास्ट पे आए थे अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, उन्होंने मुझे बताया था कि पठान जैसी फिल्में बन रही हैं तो हमारी जैसी फिल्मों के लिए पैसा निकल रहा है, which if you come to think about the business of things, you would see कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बड़ी पठान जैसी, जवान जैसी फिल्में नहीं होंगी या फिर 1000 करोड़ जैसी फिल्में नहीं होंगी, तो जो प्रोडक्शन हाउसेज पैसा कमा रहे हैं वो पैसा लगाएंगे कैसे, राइट। तो ये हो जाता है वहां, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो नहीं, मोस्ट डेफिनेटली, मतलब बॉलीवुड में ये चीज तो है कि थोड़ा बहुत रीइन्वेंशन आ रहा है। आई थिंक मेडॉक फिल्म्स ने काफी हद तक काम ये किया है कि उनका जो कंटेंट है वो कंसिस्टेंटली मैडक इज प्रीटी गुड। धर्मेटिक, अ लॉट ऑफ पीपल, मैं जैमी से भी पिछले पॉडकास्ट में यही बात कर रहा था, धर्मा ने भी बहुत रीइन्वेंट करने की कोशिश करी है अपने आप को। आप उनकी ओटीटी आउटिंग्स देखिए, आप उनकी रीसेंट फिल्म्स देखिए, धर्मेटिक ने कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, किन किन स्क्रिप्ट्स में, तो वो भी दिखेगा आपको। वायरएफ इज आल्सो चेंजिंग इटसेल्फ। द रेलवे मैन आया था उनका ओटीटी पर, बहुत जबरदस्त शो था, मिनी सीरीज थी, बहुत बढ़िया थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे। वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनी डॉक्यू सीरीज इज एवर प्रोड्यूस्ड, मेरे को लगता है इंडिया में। तो अब एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं लोग,
बिकॉज लोगों के पास ओटीटी आ गया है, लेकिन अभी भी देश की जनता बहुत ज्यादा ऐसी है जहां पे गदर 2 जैसी फिल्मों का स्पेस है। तो गदर 2 जैसी फिल्मों का हिट होना एक बहुत ही बड़ा खतरा है सिनेमा के लिए, क्योंकि उस गदर 1 फैंटास्टिक फिल्म थी। गदर 1 में तथ्य था, उस टाइम के हिसाब से लोगों के दिलों को छुआ, सबकॉन्शियस में रह गई। गदर 2 अगर आप देखेंगे तो वो एक कैश ग्रैब स्कीम है, वो एक रीमेक बना के कैश ग्रैब कर लो। सनी देओल के बहुत फैन पिक्चर देखने गए, सनी देओल के फैन नहीं है वो, अगर वो सनी देओल के फैन होते तो वो चुप भी देखने जाते सनी देओल की, और सनी हाँ देओल की जो पिछले 20 साल से फिल्में पिट रही हैं वो भी देखने जाते हैं। वो तारा सिंह का और वो पाकिस्तान हेट देखने के लिए गए, जिनको देखने में मजा आता है। दैट्स द होल पॉइंट। तो वो कैश ग्रैब स्कीम बन गई। ऐसी फिल्में गलत आईपी प्रेसिडेंट है। आईपी आई थिंक आईपी पे बहुत खेला जा रहा है आजकल। एक आईपी ऑफ कोर्स गदर का था जो एक तरीके से रिक्रिएट हुआ, और अभी व्हाट्स मोर स्केरिंग इज जो बॉलीवुड के बिग ए लिस्टर्स हैं ये आईपी को बहुत कर रहे हैं। जैसे अक्षय कुमार को देख लीजिए, उनके आने वाली जितनी रिलीजेस है उनमें तो हेरा फेरी का एक और पार्ट जो कहा जा रहा है वो है, वेलकम का एक और पार्ट है जो कहा जा रहा है आईपी पे भी खेलेगा, जॉली एल बी 3 है जो आई थिंक इज अ श्योर हिट, क्योंकि मेरे हिसाब से एक फिल्म का एनालिटिक्स अगली फिल्म का बेहतर ज्यादा पता चलता है जब टेलीविजन में वो फिल्म बढ़िया परफॉर्म करती है और लोगों के घर घर तक पहुंचती है, लोग देखते हैं। स्त्री उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, हाल फिलहाल में रिलीज हुई, लोगों ने टेलीविजन पे ओटीटी पे भी बहुत देखी और उसका स्त्री 2 का सक्सेस जो है वो रेसिप्रोकेट करता है। और हम सनी देओल की बात कर रहे थे, सनी देओल की फिल्म आप देख सकते हैं, आने वाली सारी फिल्में सब सीक्वल ही है। सब गदर 2 तो आई, गदर 3 बनाने का उन्होंने तभी रिवील कर दिया था, बॉर्डर आने वाली है एक और 2-4 और उनकी जो क्लासिक है उनका सीक्वल आने वाला है, जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अननेसेसरी लगता है कि मतलब क्या जरूरत है, एक बनी बनाई ऐसी स्टोरी है और उसको अब क्योंकि वो सीक्वल है तो वो वैल्यू को कैश इन करने की है। तो ये जो सीक्वल कल्चर चल रहा है इस पे आपका क्या राय है? यार सीक्वल तब बनाओ जब बनना ठीक लगे। यूनिवर्स, एक यूनिवर्स आजकल नया वर्ड पकड़ लिया है किसी ने, यूनिवर्स का। यूनिवर्स बना दो। हाँ। रोहित शेट्टी अपना सिंघम का यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, वो इतनी खराब फिल्म होने वाली है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो खिचड़ी बना देते हैं ये लोग, इनको यूनिवर्स का मतलब समझ नहीं आता है। ये बस एक क्या यूनिवर्स का मतलब ये नहीं होता कि एक हीरो का जो एक फिल्म में था उसको दूसरी फिल्म में ले आओ और उसको यूनिवर्स बोल दो। अगर आपकी स्क्रिप्ट नहीं बता रही है कि हाँ यार ये कहानी यहाँ से सही कनेक्ट हो सकती है, और लोगों को डबल गैस करने की जब देखेंगे वो शॉट लगता हुआ, वो मोमेंट उस पिक्चर के अंदर, किसी भी पिक्चर के अंदर, कि जहां पे दोनों फिल्मों की कहानियां मिल रही है धीरे धीरे आके, राइट, वो नेचुरली स्क्रीन प्ले के थ्रू ड्रिवन होना चाहिए, ना कि हीरो के थ्रू। राइट, टाइगर 3 में आप शाहरुख खान की एंट्री को देख लो। राइट, लास्ट पॉडकास्ट पे जैनवी ने भी यही चीज पॉइंट आउट करी थी कि वो इतना रैंडम सा था, कुछ भी है, वो फंस गया, तू बचाने के लिए आ जाइयो, बस वो बचाने के लिए आ गया। राइट, तो दिस इज नॉट अ यूनिवर्स। ये ऐसे यूनिवर्स नहीं बन जाता कुछ भी बना के। सीक्वल गेम भी ऐसे ही है। अब सनी देओल ने गदर 2 हिट कराई, अगर कोई भी सीक्वल, अगर बॉर्डर 2 हिट होगी, क्यों? क्योंकि उसका नॉस्टैल्जिया वैल्यू है, लेगेसी सक्सेस बोलते हैं इसको। इट्स नॉट इवन जनरली एन आईपी। आईपी भी नहीं है, इनको पता ही नहीं था ये आईपी में कभी डेवलप होंगी। दैट्स व्हाई इट्स नेवर एन आईपी, इट्स लेगेसी सक्सेस। इनको क्या लगता है कि गदर 2 का हमने बॉल रोल किया और वो स्नोबॉल हो गया इनटू अ फिनोमिनल हिट। अब क्या करो, पुरानी पिक्चरें उठाओ, क्योंकि दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम ऑन स्क्रीन नाउ। ही 60 इयर्स प्लस ऑलमोस्ट। तो ही कितने साल और 4-5 साल और सीजीआई कर लो 6 साल और उसमें कितना पैसा एक प्रोड्यूसर बना सकता है फ्रॉम द लॉस्ट स्टारडम दैट यू हैड 25 इयर्स अगो इज गोइंग टू कम फ्रॉम दीज फिल्म्स। अब लाहौर 1947 आएगी बॉर्डर से पहले या बॉर्डर के बाद, आप देख लेना कितने लोग देखने जाएंगे उसको। कोई नहीं देखने जाएगा उसको, वो हिट नहीं होगी। फिर हिट होगी बॉर्डर 2, हिट होगी अर्जुन पंडित, अगर सनी देओल के, क्योंकि उन वही लोग देखने जाएंगे जो 80s में पैदा हुए थे, 90s में पैदा हुए थे, जिनकी नॉस्टैल्जिक वैल्यू अटैच्ड है इस चीज को लेके। वो लोग एक ट्रेंड शुरू कर देते हैं, गदर 2 को हिट कराने का ट्रेंड उन्होंने शुरू किया, मिलेनियल्स ने शुरू किया, और फिर धीरे धीरे इतना नाम हो गया कि थोड़ा चलो जेनजी ने भी सोचा कि हम जाके देख लेते हैं। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो सीक्वल का जो है, सीक्वल तभी बनाओ जब बनता है सीक्वल। अगर नहीं बनता, स्त्री 2 का सीक्वल बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया। स्त्री 2 is a fantastic example of how you make sequels. और अभी कौन सी एक और हसीन दिलरुबा, हसीन दिलरुबा is fantastic writing। पहला और दूसरा दोनों, लोगों को पल्प फिक्शन नहीं पता तो लोग कहते हैं चीटिंग है उसमें, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरा पार्ट फिल्म के पहले पार्ट की राइटिंग से बेहतर लगा मेरे को। तो सीक्वल्स तभी बनाओ जब चल रहे हैं। सीक्वल अगर तुम पैसा कैश इन करने के लिए बनाओगे, ऑफ कोर्स बिजनेस इज अ बिग एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग अ फिल्म,
बट एट द एंड ऑफ द डे जब तुम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, दिमाग लड़ा के प्रोड्यूस करो कि भैया इसे तथ्य बनता भी है। अनुराग कश्यप हैज ऑलवेज सेड दिस कि यूनिवर्स के चक्कर में पड़ गए हो, मुझे यूनिवर्स नहीं बनाना है, मुझे एक ढंग की स्टैंड अलोन फिल्म बनानी है, दैट्स सक्सेस। मुझे भी वही लगता है टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। और यूनिवर्स तो खैर हर हर चीज का यूनिवर्स बन जाता है आजकल के, कोई भी दो कैरेक्टर्स इधर डाल दिए उसका यूनिवर्स बना देगा। और आई थिंक क्रेज तो है ही है इस में, पर स्त्री यूनिवर्स जो है वो ऑफ कोर्स एक अलग तरीके से वो लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं। मंजिया मैंने देखी कल वापस से, और बेहतरीन, अच्छी अटेम्प्ट एटलीस्ट अच्छा था। फिल्म उतनी अच्छी ना हो पर अटेम्प्ट एटलीस्ट अच्छा था। और हाँ, बच्चों के लिए था बिल्कुल। और अब स्त्री जो है उसमें भी हमें ये चीज फील होती है, बट देन अगेन फिर पीआर टीम्स कुछ और खेल खेलती हैं, तो वो तो बात अलग है। अब पीआर की मैं बात कर रहा हूँ तो एक बड़े स्टार हैं जिनसे अपेरेंटली ऑन द इंटरनेट आपका 36 का आंकड़ा है। एक ऐसे स्टार हैं जिनकी फिल्में आती हैं और आप उन्हें सिर्फ बैश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द एलिफेंट इन द रूम, प्रभास की। प्रैक्टिकली एलिफेंट इन द रूम भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो जो तो वो जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स में अब उनको देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है कि उनको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बैंकरोल कैसे हो रहे हैं, क्योंकि बाहुबली बाद तो कोई सक्सेस फिल्म तो उन्होंने दी नहीं है। कोई एक ऐसी फिल्म दी नहीं है जो वो हिट हो या कंसिडर किया जाए कि एक वेरी गुड फिल्म। कल्कि इज अ गुड अटेम्प्ट आई थिंक। तो ये राइवलरी क्या है आपकी, ये ऐसा लोग पूछ रहे हैं। मैं तो यार राइवलरी कुछ नहीं है, ये एक मिथ बन चुका है, और ये मिथ बना है अनपढ़ जाहिल फैन क्लब्स वालों की तरफ से कि मैं प्रभास को हेट करता हूं। मैं प्रभास को कोई हेट नहीं करता। मैं कौन होता हूं हेट करने वाला यार? ठीक है, मैं कोई हेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक रिव्यूअर हूं, मेरा काम है रिव्यू करना। अगर टेरेबल एक्टिंग है फिल्म के अंदर तो टेरेबल एक्टिंग है, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरा एक थंब रूल है, ये जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूंगा, राइट? अब आप साहो, राधेश्याम, सालार, ठीक है, आदि पुरुष, ये सारी फिल्में देख लीजिए, इतनी खराब एक्टिंग है प्रभास की, तो मैंने वही बोला। अब चक्कर क्या है, ये जो रैबिड फैन क्लब्स हैं ये सुनना नहीं चाहते सच। अरशद वारसी के केस में क्या हुआ? अरशद वारसी ने बोला उनका कैरेक्टर कल्कि में जोकर था, प्रभास जोकर नहीं था। अब इन अनपढ़ जाहिलों ने क्या करा, अरशद वारसी को ट्रोल करने लग गए, तू मर जा, तू ये है, हिंदू मुसलमान का डिबेट शुरू कर देते हैं। आदि पुरुष में जो आदि पुरुष को कॉल आउट कर रहा था, मेरे को आज तक याद है, आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसके, कि भाई तेरे को आदि पुरुष पसंद नहीं आई, तू मुसलमान लगता है। ये है, ठीक है। और हर किसी का, मतलब अरशद वारसी को नहीं छोड़ते तो रिव्यूअर्स को तो क्या ही छोड़ेंगे, ठीक है। अरशद वारसी और इनका जो होता है कमबैक, वो ये है कि अरशद वारसी का पूरा करियर और प्रभास की एक फिल्म, ठीक है। ये कोई कंपैरिजन थोड़ी हुआ, ये क्या कंपैरिजन? एग्जैक्टली। अरशद वारसी ने बड़े बेहतरीन रोल्स करे हैं, राइट? एक्टर वो प्रभास से बहुत बेटर है। और उन्होंने, अरशद वारसी ने प्रभास जी को ये नहीं बोला कि आप जोकर हो, आपको जो कैरेक्टर, जो किरदार दिया गया है वो जोकर बना दिया नागा अश्विन ने, ये बोला गया। और क्या गलत बोला? कल्कि में जब मैंने पहले से लेके, टीजर से लेके, ट्रेलर से लेके फिल्म तक ये बात बोली है, जहां जहां प्रभास फिल्म के अंदर आता है वहां पे फिल्म गिर जाती है नीचे। और यही बात अरशद ने बोली है। ये इस बात में नहीं आग क्यों लगी? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ये बात बोलना चाह रहा है। जिन लोगों ने फिल्म देखी है, पूरी की पूरी फिल्म कंधों पर टिकी हुई अमिताभ बच्चन जी के। जहां जहां अमिताभ बच्चन जी आते हैं पूरे के पूरे, उसमें अपनी 82 साल की उम्र में ही कैरीज द फिल्म फ्रॉम शोल्डर टू शोल्डर। प्रभास की एंट्री से लेके ऐसे ऐसे बेतुके सीन है, पहला 1.5 घंटा फिल्म का इतना अनबियरेबल है कि आप बैठ ही नहीं सकते उसमें। और दुनिया ये बात बोलती है, और ये बात जब बोली जाती है तो फैन क्लब्स वाले पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आता, ये इनके पास कोई काम वाम है कि नहीं है, ये लोगों को स्पैम करते हैं। एक लिटरली मेरे पास डीएम, हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं, वो अभी बहुत जल्द आने वाली है, वो काफी रिसर्च बेस्ड वीडियो है प्रभास के करियर पे और ये सारे रैबिड फैन क्लब के करियर पे। उसमें है क्या, उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है एक प्रभास के फैन क्लब का, व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पे ये बोला हुआ है कि हमने एक रिव्यूअर है उनको ठीक किया था गालियां बक के, अब शान पराशर को जाके स्पैम करो, एक बंदा 14 कमेंट करेगा, सेम टेक्स्ट भी है और ये भी है। या उसी ग्रुप में से किसी बंदा जो हमारे को फॉलो करता था, वो उसने ही मेरे को वहां से सब कुछ स्क्रीनशॉट लेके ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे को डीएम करा कि भाई आपके पास ये चल रहा है, हम अपनी वीडियो में डालें। तो ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। मैं कोई प्रभास से हेट नहीं करता। इफ प्रभास gives a very good performance in the upcoming films, I would be the first one to praise it कि भाई प्रभास जी ने बहुत बढ़िया काम करा। ना मैं प्रभास जी से हेट करता हूं और ना प्रभास जी मेरे को जानते हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट। वो मेरे को नहीं जानते, ना मैं उनको जानता हूं। मेरा वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। जो ये गंद मचाते हैं ना, ये रैबिड फैन क्लब है, ये अनपढ़ जाहिल फैन क्लब वाले हैं और कुछ नहीं है। और ये फैन क्लब वाले भी असली नहीं है। बहुत सारे
प्रभास के जो पहले फैंस थे, वो जो जेन्युइन फैंस हैं, वो मुझे आज भी डीएम करते हैं कि भाई आप सही कह रहे हो, बहुत खराब हो गया प्रभास की ट्रैजेक्टरी। और वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन पे एक ऐसा बंदा, इनकी मैं सुनूंगा भी। अब ये फैन क्लब्स वाले, एक ही फैन क्लब वाले आके कहते हैं भाई तू तो मुसलमान है, तेरे को प्रभास की फैन, शाहरुख खान से कंपेयर करने लग जाएंगे कि ये हो गया एसआरके, तू तो एसआरके का हकले का फैन है, ये है। तो इन लोगों की बातों का तुम क्या तथ्य लोगे? इन लोगों की बातों से रिव्यूअर्स डर जाते हैं। और आप जाके देखो, कल की चाटी गई थी दिन रात, लिटरली। प्रोबेबली मेरा एक ऐसा रिव्यू होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही रिव्यू होगा, मेरा एक ऐसा रिव्यू होगा जिसमें मैंने बताया है कि भैया पहला, आई हैड द बॉल्स टू कॉल इट आउट कि पहला हाफ बहुत खराब है फिल्म का। बाकियों का अगर आप देखोगे ना, इतना नहीं है, स्टोरी बिल्डिंग है, वर्ल्ड बिल्डिंग, कुछ नहीं है। 1.5 घंटा पहला फिल्म का इतना खराब है कि लोग उठ के जाने को राजी हो गए थे थिएटर में से। Kalki is a good attempt when it comes to direction, when it comes to effort in the production value, and when it comes to getting the best out of your actors. But the first half कुछ नहीं है। फर्स्ट हाफ में आपको प्रभास के सर्टेन फैन सेक्ट को प्लीज करा जा रहा है बहुत ही खराब स्क्रिप्ट राइटिंग से, बहुत ही खराब स्क्रिप्ट राइटिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये बनाया गया है भाई, मेरा प्रभास जी से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। अगर वो कल अच्छी फिल्म देते हैं तो आई वुड बी द फर्स्ट वन टू प्रेज इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और मोस्ट डेफिनेटली प्रभास, मतलब हम तो उम्मीद करते हैं कि और बेहतर काम करें एक तरीके से। मतलब लोग इस तरीके से डिफेंस बदलते हैं ना कि अगर खराब एक्टिंग कर रहा है, वो कर रहे हैं तो नहीं नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते, हमें तो सही लगा, हमें तो अच्छा लगा। और जहां एक तरह से प्रभु श्री राम वाला किरदार उन्होंने निभाया आदि पुरुष में, तो फैंस पे डिफेंस, इसमें प्रभास का कोई हाथ नहीं है, इसमें राइट का हाथ है, इसमें डायरेक्शन प्रोडक्शन अच्छा। वो जब स्क्रिप्ट ग्रीन लाइट कर रहे हैं, वो जब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये किरदार है, ऐसा दिखाएंगे, टीजर में नजर आया है, तो वो भी तो कोई एक्शन ले सकते थे, पर उन्होंने ऑफकोर्स कुछ नहीं किया। तो फिर ऑफकोर्स सिर्फ हाँ, तो ये मैं हमेशा से बोलता है अपने हर पॉडकास्ट में, राइट, कि जब भी आप प्रभास जितने बड़े एक्टर हो ना, सलमान भाई, शाहरुख भाई, इनके जितने बड़े एक्टर हो ना, तो स्क्रिप्ट आपको दिखा के लिखी जाती है, स्क्रिप्ट आपको रन थ्रू कराई जाती है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, कि हम एक ऐसे एक्टर के लिए लिख रहे हैं जिसने ये रोल को जीना है स्क्रीन पे करोड़ों लोगों के लिए। ठीक है, कोई न्यू कमर नहीं है कि चांद पराशर आया भैया न्यू कमर, कोई भी स्क्रिप्ट दे दो, सॉरी अबाउट द लैंग्वेज, कोई भी स्क्रिप्ट दे दो इनको, ठीक है, इनको कोई भी स्क्रिप्ट दे दो चल जाएगा। और शान पराशर को बोलो ये कपड़े पहने खड़ा हो जाए, करना कर रहे रोल, नहीं तो 10 लौंडे और खड़े। ठीक है, यू आर राइटिंग फॉर प्रभास, यू आर राइटिंग फॉर शाहरुख, एंड शाहरुख नोज दैट कि ये चल रहा है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये पोस्ट में होगा, ये प्री में होगा। ठीक है, उनकी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द स्क्रीन प्ले। So how did Prabhas not know that Adi Purush was so badly written and so badly edited, the entire film? How did he not know? Right? और ये फिल्म अगर कोई बॉलीवुड का खान कर लेता तो उसका करियर खत्म हो जाता, खत्म हो जाता। और ये बात मैं सबसे पहले बोली थी, और सबसे टीजर रिलीज पे मैंने ये बात बोल दी थी कि इससे बड़ा डिसरिस्पेक्ट रामायण का नहीं हो सकता। तब प्रभास के फैंस कहां मर गए थे मेरे को समझ नहीं आता। तब ये आए, तब ओम रॉड को पकड़ लो, तब डिटैच कर दिया उससे है। और अब जब कल्कि के लिए या सालार के लिए पकड़ लो तो तुम अटैच कर दो, वाह भाई अगर फिल्म अच्छी है तो हीरो खराब है। अबे अगर तुम डिटैच कर रहे हो आदि पुरुष के फेलियर से उसको, तो तुम इसकी सक्सेस से कैसे अटैच कर सकते हो उसको? इस ऐसे बिल्कुल। और मतलब एक ये तो हो गई प्रभास की बात, और ऑफ कोर्स प्रभास के बारे में तो हम एंडलेस बातें कर सकते हैं जिस तरीके का प्रोजेक्ट वो उठा रहे हैं। पर एक और एक्टर है जिनके बारे में मैं खास तौर पे पूछना चाहूंगा, जो बॉलीवुड में है, जो कहते हैं कि भाई मैं इतना काम करता हूँ, लोगों को मेरे से बड़ी दिक्कत है, जो कहते हैं कि यार मैंने अपने दोस्तों को देखा है, वो 4 साल घर पे बैठे हुए थे, वो आप उनकी फिल्म नहीं चली तो मैं क्यों कम करूं। आप समझ गए मैं किसी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की। मतलब लगातार स्ट्रिंग ऑफ फिल्म्स, एक साल में 4-5 फिल्में सरफिरा आती है, किसी को नहीं पता कब आई कब चली गई, अगले महीने एक और फिल्म आ जाती है, उसका भी किसी को नहीं पता, अक्टूबर में अगली फिल्म आ जानी है उनकी। और उस बंदे ने एक मैकेनिज्म बना लिया दिमाग में कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। और दिक्कत ये कि स्टार्टिंग के 10 साल उनकी ऐसी रही है कि फ्लॉप 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 फिल्म में उसका हिट हुई है, तो उनको वही लग रहा है कि वो चीज रिपीट होगी कि अभी मैं फ्लॉप दे रहा हूँ, 10-15 फ्लॉप है, क्या दिक्कत है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, अगली फिल्म जो होगी वो चल जानी है। तो अक्षय कुमार बेसिकली गलत इसके अलावा और क्या कर रहे हैं कि उनकी जो ट्रेजेक्टरी है? अक्षय कुमार सिर्फ एक ही चीज गलत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ अक्षय।
हम लिटरली एक ऐसे एक्शन स्टार को देखते हुए बड़े हुए थे जिसको देख के हम अपने घरों में स्टंट करा करते थे, बिस्तरों पे कूदा करते थे। एंड नाउ इट हैज कम टू अ पॉइंट जहां पे वो उनकी बस एक ही गलती है, कोई और गलती नहीं है। ही इज एक्सट्रीमली फिट, लुक्स हैंडसम, लाइक खेल में ही लुक्स सो गुड, राइट। एक्टिंग उनकी आज 25 साल से लेकर अब तक बहुत मैच्योर हुई है चीजों में। स्क्रिप्ट्स भी वो अच्छी उठा रहे हैं बीच बीच में, मिशन रानीगंज, खेल में, ये सब भी सही चल रहा है। सरफिरा वाज नॉट अ बैड रीमेक एट ऑल। बस ये हो रहा है कि ओवर एक्सपोजर। मैंने उनपे एक वीडियो करी थी लॉस का बॉस करके, काफी चली थी वो वीडियो। तो मैंने एनालिसिस किया था पूरा कि इन्होंने पिछले 4 साल में कितना लॉस कराया इंडस्ट्री का, और वो लॉस नियरली 1000 करोड़ का है। और इसमें से फीस थी उनकी 350 से 400 करोड़ रुपए। तुम फीस भी लेके जाओ, कोई मना नहीं कर रहा भाई, फीस लो, जो पैसा कमाना कमाओ। मैं खुद भी दिल से कैपिटलिस्ट हूं यार, मेहनत करो। लेकिन अगर तुम मेहनत करके अगर तुम पैसा मांग रहे हो ना, तो उसका डिलीवर करो लोगों को। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हारी बटर चिकन की प्लेट 1000 रुपए की है, तो मुझे खा के ऐसा होना चाहिए कि मैं कभी भूलूं ना उसको, और वो दिखना चाहिए कि तुमने दिल लगा के वो बटर चिकन बनाया। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज द मोस्ट बेसिक वे आई कैन ब्रेक दिस एनालॉजी डाउन इनटू। ठीक है, बिल्कुल। और इस चीज में तो बिल्कुल यही चीज, सेम चीज कर रहे हैं वो चीज। और इस पे एक और चीज, कैपिटलिज्म के ऊपर एक और चीज उन्होंने, आमिर खान ने बहुत शानदार बोली थी कि इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जब उनसे पूछा गया था कि फीमेल एक्ट्रेसेस को इक्वली पे क्यों नहीं किया जाता, तो आमिर खान ने बताया था कि इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल दैट यू कैन फिल इनटू अ थिएटर दैट यू आर वाचिंग। तो उस हिसाब से पेमेंट, लेकिन मेहनत तो लाइट बॉय भी कर रहा है, एक्ट्रेस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये उनकी एनालॉजी थी। अब अक्षय कुमार की फीस फिल्म के 60-70% बजट है, और बची कुची फिल्म जो है वो निकल के जैसी तैसी आती है, कॉम्प्रोमाइज करके फिल्म नहीं चलती है, और उसके बाद वो अपना कॉस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स इशू तो है। एंड हम उम्मीद यही करेंगे कि आगे चल के वो थोड़ा ध्यान दें, फैंस की, लोगों की बात ढंग से सुने। पर ढंग से सुनने से याद आया, एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो है साउथ की इंडस्ट्री, जो लोगों की बात सुन रही है, मान रही है, कंटेंट पे काम कर रही है। और मुझे ना एक शॉर्ट में रिव्यू जानना है। महाराजा आपने देखी होगी फिल्म, विजय सेतुपति स्टारर। फिल्म शुरू होती है, 15-20 मिनट लगता है, क्या कचरे के डिब्बे के ऊपर कौन फिल्म बनाता है, क्या हो रहा है ये। एंड उसके बाद वो जो चीजें अनफोल्ड होती हैं, एंड मतलब ये चीज एक्चुअली साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी, हम अगर बॉलीवुड की बात कर लें, तमिल इंडस्ट्री, दोनों इंडस्ट्रीज काफी कमाल के कंटेंट बना रही है। तो आपको कैसा लग रहा है इनकी ग्रोथ के बारे में एंड एवरीथिंग इन कंपैरिजन टू बॉलीवुड? यार मेरे को पता क्या लगता है, नॉर्थ का जो नजर है वो साउथ पे ना 2020 के बाद गई। ऐसा नहीं है कि साउथ वाले अब से अच्छी फिल्में बना रहे, साउथ वाले पहले भी अच्छी फिल्में बना रहे थे, बट द होल पॉइंट वाज कि वो ग्लास सीलिंग ब्रेक नहीं हो पा रही थी, राइट। आई एम इन लव विद मलयालम सिनेमा। ब्रह्मयुगम, इराटा, भूतकालम, फैंटास्टिक फिल्म्स, राइट। बहुत बढ़िया फिल्में बनाई हुई हैं जो स्टोरी ड्रिवन है, एक्टर ड्रिवन नहीं है। लेकिन वहां पे भी ऐसा है कि सारी फिल्में अच्छी नहीं होती। सारी फिल्म बिल्कुल बॉलीवुड जैसा ही है, हॉलीवुड जैसा ही है, हर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट सेम होती है। 100 फिल्में साल में बन रही हैं, तो 100 में से 20 बहुत एक्सेप्शनल होंगी, बाकी 80 ट्रैश होंगी। वहां पे भी ट्रैश फिल्में बनती हैं, वहां पे भी फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन बॉलीवुड से ज्यादा करा जाता है, बॉलीवुड में भी करा जाता है। प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट आप जो देखोगे, पेन पॉइंट्स हर इंडस्ट्री के आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। बट ये है कि साउथ में जो चीज अच्छी है, लोगों को अच्छी लगती है साउथ में, वो ये है, वो अपने कल्चर से थोड़ा ज्यादा रूटेड रहते हैं, राइट। वो आपको उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में भी पता चल जाएगा। अगर तमिल फिल्म का सेट लगा हुआ है तो हर कोई तमिल में बोल रहा है, तेलुगु का लगा है तो हर कोई तेलुगु में बोल रहा है। स्पेशली यूज हो जाती है इंग्लिश थोड़ी बहुत, या हिंदी कहीं पे अगर हो गई तो हो गई। यहाँ पे बॉलीवुड में नवाजुद्दीन साहब ने बोला था इंटरव्यू में कि भैया एक्टर हिंदी में बोल रहा है, डायरेक्टर इंग्लिश में बोल रहा है, स्पॉट बॉय मराठी में बोल रहा है, तो वो इकोसिस्टम ही नहीं बन पाता। तो वो आप रूट से वहीं डिटैच हो जाते हो। और बॉलीवुड को तो एक कॉम्प्लेक्स है ही कि वो एलीट है सबसे। That is a very wrong complex. Everybody tries to talk in an accented English. क्यों बात करनी है तुमने हिंदी में? हिंदी फिल्म सिनेमा तुम्हारा पेट भर रहा है, तो तुम्हारे को हिंदी क्यों नहीं बोलनी आती? तुम्हारे बच्चों को ठीक से हिंदी क्यों नहीं बोल? इस टाइम जो बॉलीवुड के अपकमिंग स्टार्स हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी हिंदी की डिक्शन खराब है। हिंदी की डिक्शन तुम्हारे माँ बाप बने ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, और तुम्हारी हिंदी की डिक्शन खराब है, तो इससे बड़ी तो शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। तो साउथ में ये है कि वो अपने कल्चर से बहुत रूटेड है, अपनी लैंग्वेजेस से बहुत रूटेड है। और यही चीज अब दिख रही है लोगों को। अब और जैसे 2020 के बाद दिखी, वहां के सिनेमा, वहां की जो इंडस्ट्रीज है, उन्होंने देखा कि लोग देखने लग गए हैं, तो वो और इंप्रूव करने लगे। फाफा है, ठीक है, ही इज ब्रिलियंट एक्टर, ठीक है, आवेशम इज ब्रिलियंट फिल्म। तो वो बना रही है ऐसी फिल्में और चल रही है। तो भाई मेरे को तो साउथ की कुछ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
एब्सोल्युटली, मतलब काफी मेहनत एक एक प्रोजेक्ट में जाती है, जिस तरीके से उनका आउटपुट आता है ऑफ कोर्स फैंस को बड़ा पसंद भी आता है। और इस टाइप की जो फिल्में हैं खैर और बननी चाहिए भारत में, और इस तरीके का कंटेंट जो है ले जाना चाहिए इंटरनेशनली भी, ताकि पता चले। जैसे आई थिंक मंजूमेल बॉयज जैसी फिल्म जो है, उसको अगर आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टाइप में अगर प्रीमियर कराते हैं, डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलेगा, इट्स समथिंग गुड। और जहां हम लोग भेज देते हैं, क्या गली बॉय भेज देते हैं बनाने के लिए, ऑस्कर्स वगैरह में भेज देते हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ा बदलाव जो है वो जरूरी है, और बदलाव जिंदगी का है रूप, इसीलिए। पर कभी कभी शान भाई, रिव्यू करते समय आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को ऐसा बोल देते हैं, और कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स है जो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, जिसके चलते एक अननेसेसरी मेरे हिसाब से एक हेट का वेव आ जाता है आपके आसपास। एंड आई थिंक जब हमने पोस्टर्स एंड एवरीथिंग डाला था, एंड बहुत हमारे पास रेस्पॉन्स आया है इन सारी चीजों का, उनमें से एक ये था कि यार शान थोड़ा बहुत बॉर्डर लाइन मिसोजिनिस्ट है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, वो उसका थॉट है, वो अपने हिसाब से सोचेगा, अपना व्यू रख रहा है, उसको लग रहा है कि ये चीज ठीक है। तो हाउ डू यू हैंडल नेगेटिविटी एंड ओवरऑल दिस टाइप ऑफ टैग्स जो लोग आपको दे देते हैं कि आपने उनको स्टार को या उनकी पसंद की किसी चीज को आपने बुरा बोल दिया? यार देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैं किसी के काम पे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ तो वो मेरा ओपिनियन है। मेरे काम पे कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, ये उनको खुली छूट है, वो जो मर्जी बोले, उनका ओपिनियन है, फ्री स्पीच है, डेमोक्रेसी है, आपको जो बोलना है बोलिए, ठीक है। अब वो ओपिनियन गंदा भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आई एम ओपन टू दिस, आई एम ओपन टू एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, चाहे वो गाली हो, ठीक है। आई जस्ट डील इट, आई जस्ट डील विद इट ऑन माय ओन एंड आई जस्ट मूव ऑन, ठीक है। अब बात आई है मिसोजिनिस्ट वाली, ये हुई एनिमल के रिव्यू के बाद से। एनिमल को मैंने बताया कि एक अच्छी फिल्म है, और उसके इमीडिएटली बाद मैंने एक वीडियो भी डाली रिव्यू के बाद कि इसमें प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं, ठीक है। और वहां मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसी फिल्में बनती आई हैं पहले भी, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, साउथ का सिनेमा, ऐसी फिल्में बनती आई हैं, ऐसे डिमेंटेड टॉपिक्स पे चीजें चली हैं। तो वहां से कुछ लोगों ने पकड़ लिया और इसको एक आइडेंटिटी टैग की तरह बना दिया कि मिसोजिनी हो गई इसमें, जस्ट बिकॉज आई लाइक द फिल्म, ठीक है। और उसके बाद ध्रुव राठी साहब अपनी एक वीडियो निकाल के लाते हैं एनिमल पे कि ये टॉक्सिक है, व्हाइल ही वाज प्रमोटिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक है, व्हिच वाज इक्वली टॉक्सिक एंड इक्वली प्रॉब्लमैटिक। उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, रिस्पांस वीडियो, भी काफी चली थी, मेरे को याद है। तो यार मेरे को ना पता है, वही चीज मैटर करती है मेरे लिए। आई हैव कम टू दैट पॉइंट इन माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी कि जहां पे अगर मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है ना कि भाई आप इस बारे में सोच के देखिएगा, और मुझे लगता है कि हाँ यार ये तथ्य हो सकता है शायद मैंने इस एंगल से ना देखा, तो फिर मैं उसको रिविजिट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत पहले एक रिव्यू करा था बुलबुल का, आई हैड गिवन दैट फिल्म अ रॉन्ग रिव्यू, आज भी मुझे लगता है। एंड मैंने उसको जब रिविजिट किया, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, वहां मेरी गलती थी, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। एनिमल मेरे को अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी, the direction, the storytelling, everything was completely different that we were supposed to see on the screen. अब कुछ लोगों को वो चीज मेरी नहीं पसंद आया मेरा रिव्यू, तो वहां से मिसोजिनिस्ट कर दिया। मिसोजिनिस्ट का मतलब भी नहीं पता होगा आधों से ज्यादा जो ये मिसोजिनी कर रहे हैं। और अगर इतना ही होता तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई होती यार। ये अभी भी हमारा सब्सक्राइबर बेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रिव्यूज चलते हैं, रोज चल रहे हैं। अरमान मलिक को मैंने कॉल आउट किया औरतों को डिफेम करने के लिए, राइट। भक्षक, क्रू, सारी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स को, जो अच्छी फिल्म्स, मैंने उनको सपोर्ट किया है टाइम एंड अगेन। तो मैं इन चीजों से अफेक्ट क्यों होऊंगा यार, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर कोई, अब वो है आपका क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाव को मैंने सबसे पहले, उनका शो आया था, वहां पे औरतों को बेइज्जत करा जा रहा है खड़ा होकर, चीटर बना के जबरदस्ती उन लालचंद कैरेक्टर खराब करा जा रहा है, ऑल्दो वो स्क्रिप्टेड शो है सारा का सारा, लेकिन करा वही जा रहा है। तो आई कॉल्ड दैट आउट आल्सो। तो जहां पे भी आप ये सिलेक्टिव मिसोजिनी वाला देखोगे ना, ये बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर और सिलेक्टिव है। अगर आप उनको बोलोगे कि भाई शान ने तो ये भी रिव्यू करा है, ही स्टूड बाय दिस फिल्म, ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के लिए ही खड़ा हुआ, उनके पास कुछ नहीं होगा बोलने के लिए। दैट्स हाउ आई हैव सीन दीस डिस्कशंस गो। बट यार देखो, अगर आप कुछ भी करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे अपनी जर्नी में, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ओपिनियंस होंगे। सो आई टेक इट वेरी इजीली, ठीक है। फिर बिल्कुल पार्ट ऑफ जर्नी है, नेगेटिविटी जो है वो तो रहता ही है। एंड रोस्ट जो एक ऐसी चीज है जो हम आई थिंक इंडियन ऑडियंस बहुत टाइम से कंज्यूम करती आई है। एंड एक बड़ी चीज, बड़ा सवाल लोगों को ये रहता है कि यार शान रोस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद बैकलैश फेस होता है कि नहीं होता है, क्या प्रोसेस रहता है रोस्ट करने का। तो आप जब किसी को रोस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या आप अप्रोच करते हैं उनको कि हम ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं, या आप बस ब्लैंकली डाल देते हैं, या उसके बाद कोई कमबैक फीडबैक आता है, कैसा रहता है? यार हम अभी तक तो किसी को ऐसे अप्रोच किया नहीं है,
टू बी ऑनेस्ट अब रोस्ट भी हमने एक्चुअली मैं कभी भी ना अपने रोस्ट को अपने रिव्यूज को रोस्ट नहीं बोलता था. सो द राइटिंग ओवर टाइम हैज एक्सपोनेंशियली इम्प्रूव्ड. तो हमें लगा कि यार जोक्स बेहतर होते जा रहे हैं, लोग जोक्स को पकड़ रहे हैं, ठीक है, हम अच्छे मीम्स, हमने खुद अपना एक मीम्स का यूनिवर्स बना लिया है चैनल पे, तो क्यों ना थोड़े रोस्ट करके देखे जाए. और अभी भी हम रोस्ट उन्हीं लोगों को करते हैं जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, बारिंग अ वेरी फ्यू, एक दो इधर उधर कभी हो जाते हैं. जैसे अभी तीर्थ प्रसाना का था एक रोस्ट हमने किया था, दैट वाज आउट ऑफ द ब्लू बिकॉज़ ही वाज गेटिंग रोस्टेड एंड मैंने तो कंटेंट देखा, इट वाज ब्रेन रॉट, तो मुझे लगा करना चाहिए तो हमने कर दिया. अदर देन दैट हम जैसे विद्युत जामवाल साहब को किया, तो बेवकूफियों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि भैया आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ भी बोल रहे हैं बाहर आके, ठीक है, तो हम आपको रोस्ट कर देते हैं. तो ये वाला हिसाब होता है. हम किसी से भी परमिशन तो नहीं मांगी है, और बैकलैश फैन क्लब से ही होता है यार ज्यादातर, यूजुअली मैंने जितना देखा है. तो यार ऐसा तो कुछ नहीं है परमिशन, लेकिन यार हम कभी भी ऐसे नहीं करते हैं रोस्ट में कि हम किसी को गाली दे रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं. आई यूज अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स इन माय रोस्ट, किसी को किसी बेवकूफी डिफाइन करने के लिए. हमने कभी भी ऐसे नहीं करा कि किसी को माँ बहन की गाली बक दी और उसको रोस्ट बोल दिया, ऐसा नहीं है. आप कोई भी रोस्ट खोल के देखिएगा, उसमें इनफैक्ट विद्युत जामवाल वाले जो वेरी गुड रोस्ट कि वो अपने आप को दुनिया का टॉप मार्शल आर्टिस्ट बताते हैं, वो अपने आप वो बच्चों को बता रहे हैं कि भाई प्रोटीन खाना बंद कर दो बॉडी बिल्डिंग के साथ, तब तुम्हारी बॉडी बनेगी, हाथी ये डाइजेस्ट करे. तो बेवकूफियों से बनी हुई स्टेटमेंट्स को हम उठाते हैं और तभी रोस्ट बनाते हैं जब बन रहा हो. ऐसे नहीं है कि जस्ट हम कोई रोस्टर नहीं है, वी रिव्यू, बट एट द सेम टाइम आई एम रियली गुड विद रोस्ट्स टू. तो हमने सोचा कि अगर हम वो कर रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, तो क्यों ना करा जाए. हमने रिसेंटली जया बच्चन जी का करा है, उस वीडियो पे 500,000 व्यूज इसलिए हुए बिकॉज वो रोस्ट अच्छा था, और जया जी जो बेवकूफियां कर रही हैं इस उम्र में, लोग चाहते हैं उसको कॉल आउट करा जाए. तो दैट्स व्हाट इट इज. वहां उसमें भी हम कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. पूरी वीडियो में हमने जया जी को जया जी करा है. मुकेश खन्ना का हमने शक्तिमान वाले एंगल पे किया था रोज की, वो छोड़ ही नहीं रहे हैं कैरेक्टर को, हर कोई दुखी है उनसे, तो हम उनको मुकेश जी करके ही वो बोल रहे हैं. हम तू तड़ाका नहीं करते अनलेस कि जो बंदा रोस्ट हो रहा है वो हमारी हम उम्र का है. अदर देन दैट हम कभी किसी के फैमिली पे नहीं बात करते हैं, हम किसी को माँ बहनी गाली देके ह्यूमर इंड्यूस नहीं करते हैं, हम एक्सटर्नल मीम्स नहीं यूज करते हैं जो जो तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है लेकिन ह्यूमर इंड्यूस करने के लिए बाहर से एक मीम उठा लिया जो बहुत चल रहा है तो ये डाल दिया. तो ये सब नहीं करते. बिल्कुल. और काफी कमाल के रोस्ट होते हैं, देखने में बड़ा मजा आता है वो. और उसके साथ साथ एक और चीज है कि को इन्फ्लुएंस जो करना है आज के टाइम पे बहुत इजी है. आप कुछ एक ऐसी चीज बोल दो जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा डार्क साइड में है, मोर देन ग्रे, एंड लोग जल्दी से जल्दी सुन लेते हैं, देख लेते हैं. एक ऐसी इंटरनेट पर्सनालिटी है जिनका रोस्ट आपने अभी हाल फिलहाल में किया है, उनका नाम है तीर्थ प्रसाना. तो अब वो कहते हैं लूसीफर वॉज इनोसेंट. उन्होंने किताब लिख दी है और वो लोगों को मैसेज दे रहे हैं, डार्क साइड है एंड एवरीथिंग, लोगों को, यूथ को जो है बचा रहे हैं वो इस चीज से. तो ऐसी पर्सनालिटीज जब इन्फ्लुएंस करती हैं यूथ को, तो आपका क्या टेक रहता है उस पर? यार देखो, ये तीर्थ प्रसाना हो गए, मंत्री कौन है वो, अरविंद मेरा भाई, ठीक है, ये वड़ा पाव वाली, ये लोग ना, ये पुनीत सुपरस्टार हो गया, ठीक है, ये लोग ना यूथ के लिए सबसे बड़ा खतरा है. समझो इस चीज को. जैसे आपने खुद कहा कि ये इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाती है जनता, और जो 15 से 20-22 साल के बच्चे ही और ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है. और तीर्थ प्रस्थाना जैसे बंदे जिनको लिटरली बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, क्लिनिकली डायग्नोस्ड है कि नहीं है, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है इन लोगों को. और अगर इनका अब ये जो तीर्थ प्रस्थाना साहब जो बनाते हैं कंटेंट, ये डार्क साइड है भरा पड़ा यार. जाके रेडिट देखो, यूट्यूब देखो, बकवास की वीडियोस जिससे 4-5 देखी, वेल प्रोवाइडेड फॉर, घर से है, कोई कभी बिल भरने की कोई दिक्कत नहीं रही, कहीं नौकरी करने नहीं जाना, तो खाली बैठा हुआ हूँ, ये बकवास कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कर लेता हूँ, और वो बना के वो बना दिया, 4 जगह आके उल्टी बात कर दी, रोस्ट होगा, लोग और जानेंगे, दैट्स अबाउट इट. इनकी जो लिवेबिलिटी है ना इन सारे इन्फ्लुएंसर्स की, ये बहुत, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है, क्योंकि आज नहीं तो कल लोग भूल जाएंगे कि कर क्या रहा है, राइट. अब वो जो है वो प्री डायबिटिक हो सकते हैं, उनकी हेल्थ इतनी खराब है, वेट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, फिर भी वो लोगों को मैस्टरबेशन के बारे में बताते हैं, उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, ठीक है. वड़ा पाव वाली शेफ्स को समझा रही है वड़ा पाव कैसे बनाना है तुम्हारे को, 5 स्टार होटल्स के शेफ्स को, एक वीडियो देखी थी मैंने. तो इन लोगों से एंटरटेनमेंट वैल्यू है टिल अ सर्टेन लेवल. These are not influencers. Let's not even call them influencers. The whole thing is that the time you start calling these guys influencers, पुनीत सुपरस्टार influencer थोड़ी है, वो कीचड़ और गोबर में लेटता है यार, वो कहाँ से वो बन गया influencer, मुझे समझ नहीं आता. तो
calling them influencers is the wrong thing. ये entertainment का source है, that's very short lived, और ये अपने आप आके एक हवा की आंधी की तरह आएंगे और फिर वो आगे चले जाएंगे. तो मुझे ये लगता है कोशिश इनकी ये भी रहती है कि कैश इन कर सके सिचुएशन को, सर्कमस्टांस को, कि ऐसी सिचुएशन जैसे पुनीत सुपरस्टार की बात हो रही थी, अब उन भर के कमेंट्स आए हैं इधर उधर से, हमें आए हैं कि भाई उनको बुलाओ, हमें जानना है कि क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें, और वो इंटरव्यूज का अलग से चार्ज करते हैं, आउटलैंडिश कॉस्ट दे देते हैं. ठीक है. मेरे से कह रहे थे 2 लाख रुपए की बात कर रहे थे मेरे से, मैंने कहा अरे सर. अरे जब हमारा मतलब पॉडकास्ट शुरू किया था, हमने भी उनको अप्रोच करने की सोची थी, तो किसी के थ्रू मेरे को पता चला था, शायद वो किसी के शो पे आए थे उस टाइम मेरी सर्कल में, तो उन्होंने बताया था भाई ये बहुत मुंह फाड़ के पैसा मांग लेते हैं, और तब तो पीक पॉपुलैरिटी पे था, और उससे पहले वो 50 रुपए में व्हाट्सएप पे बर्थडे विश कर रहा है. अच्छा, और वो सिंपैथी कैसे गेन करते हैं, गरीबों को खाना खिला दिया है, ठीक है, हर चीज जो खाना खिला रहा है, हर चीज को वीडियोग्राफ करके तू डाल रहा है, ब्लॉग बना के तू डाल दे कि मैंने गरीबों को खाना खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. तो इट्स अ वेरी, आई डोंट टेक दीस पीपल सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये खुश है, कर रहे हैं, करने दो, पैसा बना रहे हैं, इनिशियली बनाएंगे, बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो रही है, बट यार यूथ के बारे में थोड़ा सा सोचो, मुझे ये लगता है. बिल्कुल सोचना तो खैर पड़ेगा ही, और आई थिंक इस वीडियो के बाद कहीं युवाओं को एक मैसेज भी मिला होगा, मोटिवेशन भी मिली होगी भाई आपसे, एंड इसके साथ साथ काफी सारी चीजें हमें पता चली. और अब हम इस सेगमेंट के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं. व्हाट इज द टाइम? इट इज द लेटर राइटिंग टाइम. वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हमने लोगों से पूछा कि शान से क्या सवाल है, लोगों ने अपने प्रेम पत्र लिखे हैं, लोगों ने बहुत थैंक यू बोला है. लोग कई ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ सवाल के नाम पे सिर्फ यही पूछा है, भाई हमें सवाल नहीं पूछना, हमें बस बता देना कि शान भाई को कि जो काम कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं. तो मैं तो बस मैसेज आप तक कन्वे कर रहा हूँ, और कुछ लोगों के सवाल हैं वो आपसे जानेंगे. एक छोटा रैपिड फायर राउंड है उसके साथ, तो जल्दी से शुरू करते हैं. सबसे पहले आयुष सैनी पूछ रहे हैं कि ये जो कनेक्शंस हैं आपके कैसे बनाते हैं आप, जो रोस्ट्स में यूज होते हैं. जैसे आपने कोई मीम के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जो आपका की वर्क करता है, जैसे आपने कोई वन लाइनर क्रैक कर दिया, कम ऑन मैन बोल देते हैं आसिम से, अब वो चीज आ गई है, नए नए वीडियोस में आ रहा है. फिर ऑफकोर्स मुश्किल से मुश्किल बहुत टाइम से चल रहा है. ये चीज दिमाग में कैसे आती है? यार ये चीजें, कुछ चीजें मुझे इनहेरेंटली बहुत फनी लगती हैं. मैं ना कॉमेडी बिल्कुल नहीं देखता, मैं टेलीविजन पे कॉमेडी बिल्कुल नहीं देखता, इनफैक्ट मैं टीवी और यूट्यूब बिल्कुल नहीं देखता. मैं सिर्फ अपना दिमाग से सोचता हूँ कि ये फनी हो सकता है, इसको और ऐसे फनी बनाया जा सकता है, ये पंच ऐसे लैंड कर सकता है, और वो भी ओवर टाइम करते करते आया है हमारे को. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई बहुत लेंदी राइटिंग प्रोसेस नहीं होता. आई जस्ट ट्राई टू कीप इट मोर एज ऑर्गेनिक एज पॉसिबल, कि ये ऑर्गेनिकली अगर मेरे मुंह से निकल रहा है, बहुत फनी लगेगा, तो वो हम वहां पे कर देते हैं. मुश्किल से मुश्किल, और ये लगाना पड़ता है एक जोक के अंदर कि कहां पे फिट बैठेगा, ठीक है, कि आप क्या ही कर लोगे, मुश्किल से मुश्किल ये कर लोगे, ठीक है, तो वहां पे वो ऑर्गेनिकली फिट बैठ जाता है, क्योंकि लोग जनरल भाषा में ऐसे ही बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. सो मेक द कॉमेडी एज रिलेटेबल एज पॉसिबल, मुझे ये लगता है. एब्सोल्युटली. इसके बाद जमीला सोरमा पूछ रही है कि डू यू एवर गेट पुश बैक फ्रॉम पीपल whom you roast? आपने किसी को रोस्ट किया हो, ऊपर से फिर सामने से बोल दिया ये क्यों कर दिया, ऐसा कुछ? फैन क्लब से तो हर बार पुश बैक आता है. हाँ, फैन क्लब से हर बार पूछ आता है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आती कि ये रोस्ट वीडियो है, वो वहां पे अध्यात्म का ज्ञान करने लग जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए. आपको एक कल किसी ने वो जो 12-13 मिलियन व्यूज हुए हैं उस पे, वो कमो मैं वाली पर, असीम रियाज की, उस पर किसी ने कमेंट किया आपने इंग्लिश का मजाक उड़ा दिया. अरे भाई मैं इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ा रहा, उसका इंटरव्यू देखो, मजाक उड़ रहा है उस फेक एटीट्यूड, इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ रहा है. सो दैट्स अबाउट इट. फैन क्लब से आते हैं पुशबैक. उसके बाद शशांक पूछते हैं कि डू बिगिनर्स नीड न्यू पर्सनल जिम ट्रेनर इन कनाडा? कनाडा में अगर आप जिम कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर वगैरह लगा क्या आपके जैसे बॉडी बनाने के लिए? यार तुम्हें पर्सनल ट्रेनर की जरूरत नहीं है, बट इफ यू हैव द मनी, instead of spending it brainlessly on supplements and on stupid food items, एक अच्छा ट्रेनर हायर कर लो ताकि वो तुम्हारी हर चीज को रेगुलराइज और स्ट्रक्चराइज कर दे, हर चीज को, कि ये स्ट्रक्चर है, ये खाना है. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्पेंड योर मनी ऑन अ पर्सनल ट्रेनर रादर देन जस्ट स्पिनिंग योर व्हील्स कि अपने आप में कर लूंगा, यहाँ से देख लूंगा, वहां से देख लूंगा. पर्सनल ट्रेनर्स आर रिक्वायर्ड गिवन द फैक्ट कि तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर बहुत अच्छा है न्यूट्रिशन में और एक्सरसाइज साइंस में.
बिल्कुल। इसके बाद लक्ष्य अरोड़ा है, वो थोड़े सेंसिटिव हैं। वो पूछते हैं कि आप हमेशा से स्क्विंट, ब्लाइंड या डिसेबल्ड लोगों का मजाक क्यों उड़ाते हो वीडियोस में या अरे रोस्ट में यार जब मैं बात खुद करते हो? महंगा हूँ यार मैं खुद महंगा हूँ। ऐसा नहीं है कोई यार, ये ऐसे लोग हैं, आपने बांग्लादेश पे क्यों कर दिया? अब मैं नेपाली हम्म। अफीम या बांग्लादेशी चिल्लम बहुत बोलता हूँ। इट्स जस्ट हम्म। जोक। इट्स आई लव एवरीबॉडी यार, इट्स जस्ट जोक। मैं अपनी महंगेपन का मजाक उड़ाता हूँ कितनी बार। मेरे को लगता है, मैं स्क्रीन में जब देखता हूँ, कैमरे में देखता हूँ, तो मुझे एक आंख तिरछी हो जाती है। दैट्स अबाउट इट। जब मेरे टांग टूटी थी 2022 में, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उसका बहुत मजाक बनाया था। तो ऐसा नहीं है यार, डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट ब्रदर। मैं यही बोलूँ। बिल्कुल। इसके बाद अनमोल सिंह कोहली पूछते हैं कि हाउ टू मेक 3D शोल्डर्स लाइक यू हैव। अरे यार 3D शोल्डर, मैंने हमेशा अपनी पूरी लाइफ शोल्डर्स पे, शोल्डर ग्रोथ से स्ट्रगल किया है। तो आई कैन टेल यू अ बेसिक रूटीन दैट आई फॉलो। शोल्डर प्रेस की एक एक्सरसाइज करो, लेटरल रेजेस पे ध्यान दो, रियर डेल्ट्स पे ध्यान दो। दैट्स हाउ यू बेसिकली ग्रो इट। और ज्यादा प्रोग्राम हॉप मत करो, अलग अलग एक्सरसाइज मत चूज करो इंटरनेट पे देख कर कि ये कर रहा है तो इसके इतने बड़े बन गए शोल्डर। ऐसे नहीं होता। जो तुम्हारे को बेस्ट फॉर्म में तुम बेस्ट अमाउंट ऑफ वेट उठा सको वो करो, इंजरी फ्री रहो, और ओवर टाइम ट्रेन करो एंड सप्लीमेंट योर ट्रेनिंग विद गुड डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड स्लीप, तो हो जाएगा। बिल्कुल। राहुल पूछते हैं कि क्या शान कभी सैम रेमी स्टाइल कोई फिल्म बनाएंगे जो इंडियन मार्केट्स को सूट करेगी? जैसे कई रिव्यूअर्स हैं, हॉलीवुड का एक रिव्यूअर की मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी बादल के साथ, वो है क्रिस टकमैन, जिन्होंने हाल फिलहाल में अपनी फिल्म बनाई शेरवी वाली। और तो आपका कभी ऐसा कोई थॉट आया है कि खुद एक ऐसी प्रोजेक्ट बनाए जो इंडियन ऑडियंस को अपील करे? अब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मेरा एक शो आ रहा है एक बड़े ओटीटी पे। मैंने उस शो को लिखा है, अभी हम राइटिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, बट वो ग्रीनलेट हो चुका है शो। जैसे ही वो आएगा, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ है इंडिया के, वो मतलब बहुत जाना माना प्रोडक्शन हाउस है, जाना जाता है वो अपनी राइटिंग के लिए, अपने किरदारों के लिए। तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। अब देखते हैं वो कैसा होगा, कैसा निकलेगा। जैसे ही होगा मैं बताऊंगा। बट हाँ, मेरा बहुत मन है, मैं एक कॉमेडी कहानी पे भी काम कर रहा हूँ जो जल्दी ही प्रोडक्शन हाउस को बेची भी जाएगी। बट देखते हैं कैसा होगा, मैं आपको भी बताऊंगा उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ऑल द बेस्ट कहूंगा शान भाई, ऐसे कमाल के प्रोजेक्ट्स और लाते रहो। और फैंस बहुत पसंद करते हैं। इतने सारे सवालों में से कुछ सवाल चुनना भी बहुत मुश्किल था हमारे लिए। अगला सवाल ये है, आरफ जय पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सा है? जैसे बहुत सारे बन चुके हैं आजकल, तो इंडिया में ऐसा कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स जो आपको पसंद है? यार मुझे स्त्री का काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। बहुत पसंद तो ऐसा कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट स्त्री का मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है बिकॉज द राइटर्स, द प्रोडक्शन हाउसेस, द टैलेंट्स दैट दे हैव पिक्ड अप इन भेड़िया, स्त्री, मुंजिया, all of those are phenomenal. All of those are phenomenal. The writers are very good. ओके। इसके बाद अचंत्य राणा पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट हिंदी डायरेक्टर कौन है? मेरा फिल्म दिबाकर दा is one of my favorites. He's a fantastic director, and in recent times, I think Shashank is a pretty good. Shashank is a pretty. Siddharth Anand is a pretty good one. सिद्धार्थ आनंद को पता है कि कैसे फिनेस को मास अपील में तब्दील करके बनाया जाए। फाइटर वाज अ ग्रेट फिल्म। आई थिंक फाइटर वाज अ वेरी वेरी गुड फिल्म। तो दीज आर द फ्यू दैट आई स्टिल लव। और दिबाकर दास से मुझे और उम्मीद है इन द रीसेंट टाइम्स कि वो कुछ और लेके आए। LSD 2 तो बहुत ही खराब थी। It is what it is. He's a very good director. So Anurag is an all-time favorite. Has always been an all-time favorite. और आखिरी सवाल है हमारा आर्या चौहान की तरफ से। आर्या चौहान ने बड़ा मजेदार सवाल पूछा है, कह रहे हैं कि क्या प्रभास ने आपकी गर्लफ्रेंड भगा ली थी क्या, इसको आप इतना हेट करते हो? ये सवाल नहीं है, ये उन्होंने कमेंट करा है वहां पे। ये आते हैं ये प्रवासी। मैं आपको भी फैन क्लब के बारे में बता रहा था ना, ये भाई वहीं से, ये भाई वहीं से। और गर्लफ्रेंड तो नहीं भगाई भाई मेरी। तो आर्य भाई आपको जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि शान भाई बोल रहे हैं कि फैन क्लब एंड एवरीथिंग, इससे हटके एक अपना थॉट रहना चाहिए। एक फिल्म को एज एन ऑडियंस बढ़िया तरीके से देख, खुद समझ के अपना एक ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी के भी ओपिनियन को क्रिटिसाइज करोगे या बोलोगे, कि दे आर एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन until they are trying to influence someone or a massive crowd or something like that, or their own monetary or some purpose. तो इसीलिए हमारा मैसेज यही रहेगा कि इसी तरीके से कंटेंट देखिए, कंज्यूम कीजिए और उसको अपने ओपिनियन को अपने पास रखिए। और शान भाई को
और फॉलो कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन पे इनके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जाके सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इनके कंटेंट को। और आपका जो ढेर सारा प्यार है जो हम पूरी तरीके से दे नहीं पाए, वो आप इनको डायरेक्टली दीजिए, बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं शान भाई, तो कोई इशू नहीं रहेगा। अपने सारा प्यार उन तक पहुंचाइए। एंड भाई वंस अगेन थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू भाई, थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू यार। तू पूरी रिसर्च करके, आई लव द पीपल हु डू देयर होमवर्क बिफोर शोइंग अप, बिकॉज़ मैं बहुत सारे पॉडकास्ट या बहुत सारी जगहों पे ऐसे जा चुका हूं जहां पे लोगों को पता नहीं था एंड दे वर जस्ट mispronouncing everything, but you have done your homework, which I was glad to see कि यार तेरे जैसे लोग जर्नलिज्म में है, and this is what we need, more people like you in this game. थैंक यू भाई, नीड एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम यू। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी वापस जैसे ही आप इंडिया में आए तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी टाइम निकाल के अगर आप हमारे स्टूडियो आइएगा तो ऐसे वापस से कन्वर्सेशन होगी। बाकी थैंक यू वंस अगेन, और थैंक यू हमारे सारे दर्शकों को जो ये एपिसोड अंत तक देख रहे थे। और ऐसे ही कमाल की कन्वर्सेशंस आती रहेंगी, तो बने रहिए हमारे शो के साथ। लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देना अपने दोस्तों को, और बता भी देना कि ईशान भाई अलग नए प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप लोग भी खुश, हम लोग भी खुश। इस साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं, और ऐसे ही देखते रहे, बने रहे इंडिया डेली के साथ। मैं भास्कर मिलूंगा ऐसे ही एक और कमाल के कन्वर्सेशन अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।